सेकेंड। तो ये सारे जितने भी सेशंस हैं, ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड होंगे। तो अगर फॉर सम रीज़न कोई सेशन नहीं ले पाए, तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग सेशन से, रिकॉर्डेड सेशन से चीज़ें गेट गेट ओवर कर सकता है, और फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन उसके लिए ग्रुप यूज़ करेगा, और ग्रुप के अंदर जो है ऑब्वियसली प्रोफेशनल मेंटोर्स भी हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो है हमारा एक्चुअली, मैं बताता हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही से? यस सर। ओके। स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? यस सर। आ रही स्क्रीन? ओके, गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। अच्छा, आज का जो सेशन है एक्चुअली मैं ब्रीफ भी कर देता हूँ। जस्ट सेकेंड। यस, ओके। अच्छा, आज का जो सेशन है यार, सबसे पहले आई थिंक ये बिल्कुल ही हमने कि क्विक रिकैप रखा है। एक्चुअली मैंने जैसे कि ओवरव्यू वाली क्लास में और डेमो क्लास में, जब जिसमें हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे, उस दिन मैंने बताया था कि ये कोर्स करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए। तो हैज़ एवरीवन, जो भी हैं, जो भी क्लास में लोग हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ को प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था और उनको इतना आइडिया नहीं था। तो ये लेक्चर मैंने एक्चुअली उनके लिए रखा है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लेक्चर, इट इज़ एक्चुअली द लेक्चर ज़ीरो, विच इज़ अ क्विक रिकैप। अच्छा, इस वाले सेशन के अंदर हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसे ये कोर्स जावा के ऊपर है, और ऑब्वियसली कुछ लोग जावा से हट के भी हैं। खैर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर वो किसी और लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं। बेसिकली अगर वो पाइथन के ऊपर करना चाह रहे हैं या कोई और लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आप में से ही कुछ एक आध लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो उनके लिए मैंने ये लेक्चर रखा था ताकि उनको आइडिया हो जाए, और जो नए लोग भी हैं जिनको प्रोग्रामिंग का आइडिया है, थोड़ी बहुत नो हाव है, तो उनके लिए एक रिकैप हो जाए, उनको भी आइडिया हो जाए कि ये वाले कॉन्सेप्ट थे, ये वाली चीज़ें थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग के आइडियाज़ तो होते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट वगैरह आपने बहुत पहले पढ़े होते हैं, लेकिन वो सब आप लोग भूल गए होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ लेक्चर ऑन अ सिलेनियम, इट इज़ अ वेरी बेसिक लेक्चर कि भाई आप कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ दिस लेक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने जैसे कि क्लास के शुरू में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कोलैबोरेटिव सेशंस हैं, और इसमें आप लोगों की कम्युनिकेशन और आप लोगों के सवाल के जवाबात और आपस में बातचीत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। सही है। तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर आपने लेक्चर्स मिस किए ना, तो बहुत मसला हो जाएगा। और अगर कोई भी जो भी बच्चा है जो अगर लेक्चर ले रहा है, और अगर उसके बाद लेक्चर लेने के दरमियान अगर वो उसको कोई क्वेश्चन आता है, तो वो ग्रुप यूज़ कर सकता है। ठीक है। ग्रुप में वो टेक्निकल सवाल भी पूछ सकता है, और अगर उसको कोई थ्योरेटिकल सवाल भी पूछना है, तो उसके लिए भी ग्रुप यूज़ कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही एक और चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि जब भी आपको कोई भी टास्क मिले, या कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले ट्राई इट आउट योरसेल्फ। सही है। क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक अगर आप सवाल लेके जाएंगे, तो आपकी अपनी लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। सही है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले, कोई भी आप काम करें, आप अपना दिल और जान लगा दें, खून पसीना लगा दें, और जब आप लिटरली आप फंस जाएं, फिर आप जो है कोशिश करेंगे पूछें। ठीक है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। सही है। और स्टैक ओवरफ्लो, इवन चैट जीपीटी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो आप अगर अपनी क्यूरी सही रखते हैं, तो आपको जवाब मिल जाते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत ही बेसिक नोट्स है।
डिस्कस करने के लिए कि आपको पता चल जाए। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। ओके। अच्छा यार, ये रिकैप मैंने इसके ऊपर सारी डिस्कशन कर ली कि हमें रिकैप इसलिए भी करना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हम में से जो कि प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं और जो है भी, उनके लिए एक रिकैप हो जाएगा, उनको भी आइडिया हो जाएगा क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। और अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप में से कितने लोग हैं जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है? पहले मैंने ये सवाल पूछा था लेकिन ऑब्वियसली वो बड़ा जनरल सवाल था। अब मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये वो मेरी डेडिकेटेड क्लास है जो कि ऑब्वियसली इनके साथ मुझे नेक्स्ट 2 मंथ गुजारने, तो आई शुड नो योर स्किल सेट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइस are comfortable writing programs. Everyone is very comfortable writing programs or code and stuff, या फिर कोई ऐसा भी है जिसको नहीं है आइडिया? सर सर, आई नो हाउ टू यूज जावा फॉर ठीक। Selenium only. Like I can understand the Selenium based code and I know basic knowledge. That is from my end. I can like I know how to create Selenium project with Java. Other than that, no experience regarding coding. सही है। ठीक है। एनीवन एल्स? एवरी, जस्ट रेज योर हैंड, दैट वुड बी फाइन। दैट इज गुड। गुड टू नो दैट। एनीवन एल्स? गाइस, लेट्स मेक इट नो सर, हैंड ऑफ वेरी। एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। पर पहले जब मैं बैचलर्स कर रहा था उस वक्त थोड़ी बहुत मालूमात थी, पर मेरा जो जो एक्सपीरियंस है वो कोडिंग के लिहाज से नहीं था। एग्जैक्टली, ऐसा ही है, कोई बात नहीं हमजा। दिस सेशन इज एग्जैक्टली लाइक पीपल लाइक यू, जो, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। क्यूएज वगैरह कोड से थोड़ा दूर रहते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता। तो जो बैचलर्स करते हैं उस वक्त ऑब्वियसली आप इंडल्ज होते हैं कोडिंग के अंदर और आपको आइडिया होता है और आप बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही बैचलर्स हो जाते हैं और हम क्यूए वाली फील्ड में आ जाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड जो है वो मेक एंड ब्रेक का हो जाता है कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन फट जाए और हम बग्स निकाल सकें, इस तरह से हो जाता है, तो हम कोड से बहुत दूर हो जाते हैं। सो इसलिए ऐसा है। हाँ, सो ओके। और कोई? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यार ये कोर्स ऑब्वियसली जावा के ऊपर है, तो मैं जावा को बेस करते हुए बताऊंगा। और देर आर सम इम्प्लीमेंटेशन दैट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे सी शार्प में कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, इसी तरह पाइथन में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। ज़्यादातर चीज़ें वैसे कॉन्सेप्चुअली ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें सेम रहती हैं, 19-20 रहती हैं, बट जो इसकी राइटिंग कोड जो है, जो सिंटैक्स है, वो टिपिकली थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जावा जो है एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में पता है क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग गलती करें, दैट इज एक्सेप्टेबल, completely एक्सेप्टेबल, बट एटलीस्ट ट्राई आउट। So you will gain some confidence as well, और also it would make it very collaborative और मुझे भी मजा आएगा, फिर you will also learn a lot of things। ठीक है। सर सर, जैसे कि मुझे इतना आइडिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है कि उसमें कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। लाइक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं कि उसमें हर चीज़ के, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, लाइक अगर हम कोई फंक्शन कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है कि उसमें इनहेरिटेंस की इस्तेमाल हुई है, पॉलीमॉर्फिज्म की इस्तेमाल हुई है। हर चीज़ एक लाइक ऑब्जेक्ट वाइज हमने वो बनाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये है। I think that real time example या you can say that real time जो हमारे चीज़ें हैं उसको मैप करके लैंग्वेज बनाएगी। फॉर एग्जांपल क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कंसेप्ट आते हैं, फिर इसी तरह इनहेरिटेंस के कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म, हम्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। सो दीज आर ऑल थिंग्स लाइज इन सही है। प्रोग्रामिंग। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको ऊप बोला जाता है कि इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोले जाते हैं, जिसमें चार पिलर होते हैं आपके।
तो ये बिल्कुल मेरा है, जितना सही है, गुड। सो बिल्कुल सही कहा सबने। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब कुछ ये है कि जावा वो लैंग्वेज है, या जितने भी लैंग्वेजेस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज स्पेसिफिकली तब होता है जब हम कुछ सब कुछ बेस कर रहे होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सही है, याद रखिएगा। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसके अंदर हम लोग सारे हायरकीज बनाते हैं, जैसे कि पिलर्स की बात की भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी इस बारे में, कि हम लोग स्ट्रक्चर प्रॉपरली मैनेज करते हैं। स्ट्रक्चर मैनेज के अलावा हम जो 4 पिलर्स है उसकी प्रिंसिपल्स को लेके चलते हैं। सारी चीज़ों को हम या तो क्लास ट्रीट करते हैं या तो ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा हम ऐसे ही लेके चलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे फंक्शनल लैंग्वेज होती हैं। सही है, उसमें हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम ज़्यादातर मेथड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फंक्शंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वेरेज यहाँ पे हम लोग फोकस होते हैं क्लास को लेके, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स और क्लास को लेके ही चलें। ठीक है। अच्छा, अब एक जावा इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है? अच्छा, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक होता है स्ट्रांगली टाइप और एक होता है वीक टाइप। सो जावा जो है वो स्ट्रांगली टाइप है। स्ट्रांगली टाइप का कोई मतलब बताएगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा कि स्ट्रांगली टाइप क्या होता है? कोई और? आवाज नहीं आ रही। इफ समवन इज स्पीकिंग, कैन एनीवन एल्स हियर? सर जावा स्ट्रांगली टाइप इसलिए होती है क्योंकि इसमें जहाँ तक कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इसमें ना वो होती क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टनेस मुझे नजर आई थी। कि अगर आपको, जैसे आपको इंटीजर को स्ट्रिंग या फ्लोट के साथ कंपेयर करवाना है, तो पहले आपको उस इंटीजर को फ्लोट में मतलब वो करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। कि आपको पहले इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट परवाना पढ़ना कंपलसरी है। वरना सही वरना वरना जो मैंने जो प्रीवियस लैंग्वेज थी, पाइथन या एक और जिसमें सर मैं डायरेक्ट भी कन्वर्जन कर सकता था, वो खुद बहुत कन्वर्ट कर लेते थे, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, सही है। ये मुझे आइडिया है। हाँ, ऐसे ना आपका जवाब काफी हद तक सही है, बट स्पेसिफिकली स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो कि आपको जिनके अंदर डेटा टाइप्स डिफाइन करनी पड़े पहले से। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो वेरिएबल है किस, उसका ताल्लुक है किससे। समझ रहे हैं? या तो वो स्ट्रिंग है, या तो वो इंट है, या तो वो फ्लोट है। सही है। तो आपको सबसे पहले उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। बगैर डेटा टाइप बताए आप उसको, आप बगैर बताए आप उसके साथ आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने हवा में छोड़ दिया, आपको प्रॉपरली पहले बताना पड़ेगा कि भाई है क्या। समझ में आ रहा है? तो जावा जो है सबसे पहले आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है बताएंगे जो भी आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो उसकी टाइप क्या है। सही है, फिर वो जाके मेमोरी में एलोकेट कराएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो नहीं करेगा, स्टोर नहीं कराएगा, बल्कि एरर दे देगा। और कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह में, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बताना पड़े टाइप। ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको अलाउ कर दें कि आप डेटा टाइप मत नहीं बताएं, उसको वीकली टाइप कहते हैं। और स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर आपको बताना पड़ता है स्पेसिफिकली कि भाई डेटा टाइप क्या है। यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है। जावा फंडामेंटल्स, हम जावा के ऊपर कोर्स कर रहे हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सही है, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। और हम लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे सारी चीज़ें कर रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब बहुत ही बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स को बताएगा? डेटा इंट टाइप। फ्लोट सर चलो। ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं हम। हम्म। फ्लोट हो गया, वेरिएबल डिफाइन।
फ्लोट हो गया वेरिएबल। इंट टाइप, इंट एक जो है वो डाटा टाइप है। डेटा टाइप एग्जैक्टली क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। फ्लोट वगैरह है, लेकिन डेटा टाइप करती क्या है, कुछ बताएगा कोई? सर जैसे हमें वेरिएबल में किस अभी टाइप की आपकी आवाज वैल्यू स्टोर बहुत करनी नहीं है। आ रही मुझे। थोड़ा सा आप अगर लाउड बोल जाओ, पंखा स्लो कर दें तो आई वुड बी एबल टू हेयर यू। सर मेरे ख्याल से डेटा टाइप ये होती हैं कि वो जैसे कि जो हम टाइप कर रहे होते हैं वो पीसी को अंडरस्टैंड करने, वो जो जो सॉफ्टवेयर है जो कंपाइल करता है वो उसको अंडरस्टैंड करने में इजी करता है कि हम ये डेटा मतलब किस टाइप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने लिए। लाइक अगर हम स्पेसिफिक उसको बताते हैं कि ये इंटीजर टाइप डेटा है, ये कैरेक्टर टाइप डेटा है, ये हमारे लिए फ्लोट वेरिएबल है, हम इसको इस फॉर्मेट में यूज करना चाह रहे हैं सही है। ताकि उसको आसानी हो जाए। ठीक है, थैंक्स एवरीवन। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। डेटा टाइप एक्चुअली ये होती हैं कि हमें वैल्यूज स्टोर करानी पड़ती हैं। सही है। आपको जब भी, जैसे कि फ्रिज में हम खाना स्टोर करते हैं, तो अगर हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में बात करें और अगर हमें कोई वैल्यू, कोई भी चीज़ जिसको स्टोर करानी पड़ेगी, उसको मेमोरी में रखना पड़ेगा, तो हम कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। डेटा टाइप्स वैल्यू को परसिस्ट करती हैं, वैल्यू को स्टोर करती हैं। ठीक है। अब दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। दो तरह की कौन सी डेटा टाइप होती है? वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पहली लाइन में लिखा हुआ भी है, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? प्रिमिटिव्स जो है वो यूज़र डिफाइंड नहीं होती, जबकि जो नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप होती है वो हम डिफाइन करते हैं, कि जैसे कि हम वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे गुड हैं, गुड। या जैसे कि बूलियन हो गई, तो बूलियन में हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही स्टोर करेगी। सही है। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लें कि हम ही डिफाइन करेंगे जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे ट्रू और फॉल्स भी है बूलियन में, तो वो हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, हम जी डिसाइड जी। करते हैं या फिर हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि लॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर खुद डिसाइड कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे आगे आएगा। अगर हम उसको बोलें कि मैंने ए की वैल्यू स्टोर कराई 6, ठीक है, और मैंने लिखा इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो तो बूलियन ट्रू हो जाए। तो अब हमने डिसीजन मेकिंग तो कंप्यूटर को दी है, लेकिन हमने लॉजिकल बेसिस के ऊपर दिया है, तो डिसाइड हम ही करेंगे हमेशा। सही है। ट्रू और फॉल्स वो डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स खुद करेगा, लेकिन हम ही बताएंगे करना है क्या है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली वेरी गुड, आपने ट्राई किया। लेकिन कोई और बताएगा? पर प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होती हैं जैसे कि जो हम मेमोरी में वैल्यू आपने बताया ना कि स्टोर करते हैं तो हम्म, हम लोग डेटा इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होती है कि जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर होती है। पर नॉन प्रिमिटिव टाइप में हमारे पास वो भी होती हैं कि उनकी एक्चुअल वैल्यू भी स्टोर नहीं होती, उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है। कि अगर हमारे पास एक एरे है, एरे में हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, लाइक 1 2 3 4 5। तो एरे में हमारे पास वो डेटा मेमोरी में स्टोर होता है कि जैसे कि एरे की पोजीशन 0 पे एक वैल्यू, एरे की पोजीशन 2 पे 2 वैल्यू है। तो ये भी इनमें एक फर्क है। ठीक है, ठीक है, रियली गुड। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरह की डेटा टाइप्स हैं इसमें। एक वो डेटा टाइप हैं जो कि अपने अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकती हैं। ठीक है। जैसे कि इंट, फ्लोट, चार, ये सारे ऐसे हैं, डबल, इवन डबल, ये सब लोग अपने अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकती हैं। ठीक है। वैल्यू का साइज कुछ भी हो, लेकिन ऑब्वियसली सबका डिफरेंट है। इंट का साइज डिफरेंट है, चार का 128 है, फ्लोट का थोड़ा और डिफरेंट है। फ्लोट को ऑलमोस्ट डबल कर लें तो उतना डबल का है, लेकिन वैल्यू एक ही स्टोर होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको बोलूँ 5 भी स्टोर कर ले, 6 भी स्टोर कर ले, 7 भी स्टोर कर ले, 8 9 10 स्टोर कर ले। ये पांच वैल्यूज मैं अगर इसको बोलूंगा स्टोर कर ले, तो मुझे इसके लिए पांच डेटा टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे इंट ए 5, इंट ए बी, इंट बी 6, इंट सी 7, इंट डी 8, इंट कैरी ऑन। इस तरह समझ में आ रहा है? इस तरह एक एक वैल्यू आगे लेके जाएंगे
और एक वैल्यू में एक ही स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? एक वैल्यू एक में स्टोर हो रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस? ये समझ में आ यस रहा है? सर। ठीक है, यस सर। अब और से सुनो। यस। अगर मैं यही वैल्यूज एक ऐसे डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा दूं जहां मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, जैसे कि एरेज है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एरेज के अंदर अगर मैं अभी जैसे इंट ए 5 कर रहा था, इंट बी 6 कर रहा था, अगर मैं सिंपली एक एरे बनाऊं, इंट एरे, और उसका नाम दे दूं, जैसे लेट सपोज मैंने नाम दे दिया नंबर, इंट एरे नम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 0 इंडेक्स पे 5 सेट कर सकता हूँ, और 1 इंडेक्स पे 6 कर सकता हूँ, 2 इंडेक्स पे 7 कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो प्राइमिटिव ऐसे ऐसे डेटा टाइप हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जो कि अपने अंदर सिर्फ एक इंटीजर या एक वैल्यू एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, एट अ टाइम। सही, आप उसकी वैल्यू चेंज कर दें वो मसला नहीं है, लेकिन अपने अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करेंगे। क्लियर है? और एरे स्ट्रिंग्स ऐसी चीजें जो अपने अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकती हैं, दैट इज नॉन प्राइमिटिव। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब कोई बताएगा कि एग्जैक्टली एरेज क्या होते हैं? अच्छा, वैसे एक और सवाल बता भी, हाँ, मैं जवाब खुद भी दे दूंगा। खैर, कोई बताएगा एरेज क्या होते हैं? और वैसे इसके Arrays conductive memory location. अच्छा, एरेज होते हैं कि उसके अंदर हम, जैसे मैंने बताया, जैसे एरेज के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, और एक ही डेटा टाइप की। एक ही डेटा टाइप का क्या मतलब है? अगर मैंने इंट का बनाया है एरे, तो इंट ही स्टोर हो सकता है। चार का बनाया है तो चार ही स्टोर हो सकता है, फ्लोट का बनाया है तो फ्लोट ही स्टोर हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने एक एरे 5 का बनाया है, तो वो पांच पांच वैल्यूज एक ही डेटा टाइप की स्टोर कर सकता है। क्लियर है? एरेज ये होते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बताया? स्ट्रिंग करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर एग्जैक्ट, करता है, जैसे सही है, ऐसे ए ही है। बी सी डी नाम। चार जो है, चार कैरेक्टर को कहते हैं, वो एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है? लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे नाम, आपके नाम में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है? मेरे नाम में जैसे ZUBAIR डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसको एज अ चार में सेव कर रहा हूँ, तो Z को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, यू को एक और वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम, तो ये पूरा ZUBIR एक ही स्ट्रिंग वैल्यू में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात बता देता हूँ। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, कि एरेज और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग एरेज ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अच्छा सवाल लगता है, ये डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड अ लिंक लिस्ट। कोई बताएगा? यस सर। बेसिकली एरेज हम लोग यूज करते हैं जब इंसर्शन उसमें फास्ट होती है, ठीक है। एंड फॉर रिमूविंग एनी पर्टिकुलर वेरिएबल डेटा, सो जो रिमूव करने के लिए वो हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, वो फास्टर होती है ज़्यादातर ट्रैवर्सिंग में। तो इस वजह से इंसर्शन में हमारी फास्ट ये होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है एरे में। तो इंसर्शन हमारी फास्ट होती है एरे में, और रिमूविंग ऑफ एलिमेंट होता है वो लिंक लिस्ट में जल्दी होता है हमारा। ये तो आपने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एरे में इंसर्शन आसान है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, होता क्या डिफरेंस क्या है, मतलब कोर डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा कोर डिफरेंस? पर सर, जहाँ तक कि मुझे मालूम है सर, ये गैरे में ना जब आप बनाते हैं, तो आप मतलब हर मेमोरी पे स्टोर कर लेते हैं, और आप फिर उस मेमोरी को कॉल करने में इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एरे की पोजीशन 2 को कॉल किया है, तो जो उस पोजीशन पे वैल्यू होगी वो आसानी से आ जाएगी। पर लिंक्डइन में ये होता है कि आपको किसी भी वैल्यू पे जाना है ना, तो आपको उसके लिए उसके ट्रेवर्सल करना पड़ता है, कि आपको एक पोजीशन से अगली पोजीशन पे जाना पड़ता है ट्रेवर्सल करके, क्योंकि लिंक लिस्ट में हर नोड एक लिंक से दूसरे नोड से लिंक्ड होती है, तभी आप उसमें ट्रेवर्सल कर सकते हैं आगे पीछे, कि मतलब आपको जिस पोजीशन पे जाना है वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये
कॉन्सेप्चुअली पता होना जरूरी है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऐसा होता है कि आप, सॉरी, एरेज के अंदर पहले समझ लें क्या होता है। एरेज के अंदर आपके पास कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि आज अगर आपने एक एरे क्रिएट बनाया और एरे के अंदर आपने लिखा इंट एरे और उसका साइज 50 दे दिया, तो वो क्या करेगा, एक साथ 50 का इंडेक्स एक साथ 50 मेमोरी एलोकेट कर देगा। और आप जैसे जैसे वैल्यू स्टोर करते रहेंगे, वो हर एक इंडेक्स को छोड़ के दूसरे के अंदर स्टोर कर देगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक गली है, उसके अंदर सारे घर एक साथ हैं, ठीक है। सारे घर एक साथ का मतलब ये है कि एक की दीवार दूसरी की दीवार से मिली हुई है, ठीक है। आपने एक वैल्यू स्टोर की, पहले वाले को दे दी, दूसरे वाले को स्टोर की, दूसरे वाले को दे दी, तीसरी वैल्यू स्टोर की, तीसरे वाले को दे दी। बिल्कुल ही ऐसे ही है। सही है, समझ में आ रहा है? लेकिन लिंग्विस्टिक्स के अंदर चीजें क्लस्टर्ड होती हैं। क्लस्टर्ड का मतलब ये है कि एक घर एक शहर में, दूसरा घर दूसरे शहर में, या कहीं पे भी है दूसरे इलाके में, मेमोरी एलोकेशन उसकी डिफरेंट हो सकती है। सही है। आप उसको कंटिन्यूस नहीं रखते, बल्कि हर को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन में स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर स्पेसिफिकली कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का एरे क्रिएट किया है, तो अगर 1 लाख मेमोरी एलोकेशन नहीं हो, तो अगर 1 लाख पूरे मेमोरी में कहीं पे भी हो, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 लाख लोगों को घर देना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको एक साथ घर ना मिले, एक ही इलाके में एक ही रॉ में घर ना मिले, 0 to 1 लाख एक साथ आपको घर ना मिले। लेकिन पूरे मैं बोलूँ कि अगर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी देना है 1 लाख घर, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो लिंक्डलिस्ट के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, बल्कि एक मेमोरी को पहली वैल्यू स्टोर होती है और उसके अंदर दूसरी मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस होता है। समझ में आ रहा है? और फिर दूसरे के अंदर तीसरे का एड्रेस होता है, तीसरे के अंदर चौथे का होता है। लिंक्डलिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, एड्रेसेस स्टोर नहीं होते, बल्कि लिंक्डलिस्ट के अंदर कंटिन्यूस स्टोर होते हैं। आपको पता होगा कि मेरे बराबर वाला कौन है, बराबर वाले को उसके बराबर वाले का सबका पता होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जी समझने की सर। जरूरत थी, तो इसलिए मैंने सर दोबारा बताइएगा, आप बोल रहे हैं कि जो एरे होता है उसके अंदर एक गली के कंटिन्यूस। अंदर हम्म। एक का हाँ। एड्रेस, उसके अंदर दूसरे का एड्रेस होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गली के अंदर जैसे कि ऑब्वियसली गली होती है, एक के घर के साथ दूसरे का घर लगा होता है ना, तो कंटिन्यूस घर होते हैं। गली में एक साथ सारे घर बने हुए होते हैं ना, ऐसे ही है। ऐसे ठीक ही है, फ्लैट्स में जैसे सब ऐसे ही घर साथ ही हैं। और लिखने से आप ऐसे समझें कि घर साथ है ही नहीं। एक घर जो है बलूचिस्तान में, एक सिंध में, एक पंजाब में, एक केपीके में, बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये दुनिया का कोना ले लें। हर हर जगह जो है ना डिफरेंट हो सकती है, साथ भी हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि साथ भी मिल जाए। लेकिन आपको हमेशा क्या करते हैं, इसको क्लस्टर्ड रखते हैं। एक के अंदर दूसरे का एड्रेस होता है, दूसरे के अंदर तीसरे का एड्रेस होता है, और तीसरे के अंदर चौथे का एड्रेस होता है। तो आपको चौथे घर में जाने के लिए ना, आपको तीसरे घर से उसका एड्रेस मिलेगा। समझ में आ रहा है? एरेज में तो आपको पता है, देखो अगर मुझे अगर एक घर सात बने हुए हैं, तो अगर मुझे पूछना हो कि भाई मुझे घर नंबर 5 पे जाना है, तो क्या कहोगे? यही कहोगे भाई 4 घर छोड़ के चले जाओ। ऐसा ही होगा ना। जैसे कि अगर आप एक गली में रहते हैं और आपका घर का एड्रेस 1 है, और आपसे पूछे कि भाई हाउस नंबर 6 का है, तो आप क्या करेंगे, अपने घर को बोलेंगे मेरे घर को छोड़ के, पहला घर छोड़ के 5 घर मेरा घर पहला है, 5 घर और छोड़ के छठे घर में चले जाओ। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसे अगर ही है मैं सर। बोलूं कि अगर आपके घर के नंबर्स एक साथ ना हो, पहला घर आपका था, दूसरा घर शायद गली के तीन तीन गली छोड़ के था, और तीसरा घर जो था, दूसरा घर मतलब गली के 3 गली छोड़ के था, और तीसरा घर जो था शायद इस इलाके में था ही नहीं, किसी और इलाके में था, तो फिर आप नहीं बता सकते। ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार 4 घर छोड़ के चले जाओ, बल्कि आप बोलेंगे कि भाई मुझे सिर्फ दूसरे वाले का पता है, जो मुझसे दूसरा वाला है वो 2 गली छोड़ के रहता है। अब अगर उसके बाद वाला का तुम्हें पता करना है, तो तुम क्या करो, उस 2 गली घर छोड़ के जाओगे जिसके पास, उससे पूछना कि तीसरे का कहाँ है, और तीसरे से पूछना चौथे का कहाँ है। तो खैर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको नहीं करते, बस इतना समझ लें कि एरेज कंटिन्यूस स्टोर करते हैं वैल्यूज, और लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास वैल्यूज क्लस्टर्ड होती हैं, मतलब
मेमोरी एलोकेशन, एक के अंदर दूसरी की मेमोरी एलोकेशन होती है, दूसरे के अंदर तीसरे की होती है। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअली समझना थोड़ा जरूरी है। थोड़ा सा अगर पता चलेगा तो आप लोगों को काम करने में भी मजा आएगा, आपको चीजें सीखने में भी मजा आएगा। सही है? क्लियर था यहाँ तक? अच्छा, ये क्या होते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये क्या चीज है, वो बताएगा? इफ एल्स लूप्स वगैरह। करती क्या है कंडीशन स्टेटमेंट? सर कंडीशन स्टेटमेंट ये होती है कि जैसे कि अगर आपने कोड बनाया हुआ है, आपका एक यूजर है, सही है, अगर उसकी जैसे एज मैं एक मिनट पानी भर रहा हूँ, एक हाँ, क्या बता रहे थे? सर कं, सर कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती है कि अगर आपका एक यूजर है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर उसकी जैसे कि परफॉर्मेंस है, कंपनी ने ये डिसाइड किया हुआ है, अगर उसकी परफॉर्मेंस 60% है तो हम्म। उसको इतना बोनस मिलेगा, 70% है तो इतना मिलेगा, 80% तो इतना मिलेगा। तो सर ये आपका बन जाता है इफ एल्स का केस, कि अगर अगर वो फर्स्ट कंडीशन मीट करेगा तो वहां चलेगा, नहीं मीट करता तो सेकंड कंडीशन पे चलेगा। तो इस तरह से सर ये कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं कि एक के बाद एक कंडीशन चली होती है। इफ हम्म, में सिर्फ ये होता है या तो ये वरना ये है। इफ एल्स में होता है मल्टीपल कंडीशन है और आप उसमें एंड में एक आखिरी कंडीशन होती है स्पेसिफिक। सही है। कुछ में ये होता है कि आपके पास सारे वो बने होते हैं, केसेस बने होते हैं, कि केस वन पे है तो डायरेक्ट केस वन पे आएगा, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, तो उसके सारे केसेस होते हैं जो आपस में होते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। एनीवन एल्स? You can say that on the basis of a particular condition, we execute our code. If a particular condition met, then this line of code will be executed, and if some other condition is met, then the second part of the code is executed. ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, रियली गुड। टू मिथन, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है यार। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर हमें कंपैरिजन करना है, हमें डिसीजन लेना है, भाई कौन किससे बड़ा है, इक्वल इक्वल टू कुछ भी, मतलब कोई भी अगर एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमें कंप्यूटर से डिसीजंस लेने हो, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है? अब ये इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पे आपने सिर्फ सिंपली इफ करके पूछा हुआ है कि भाई क्या होगा। ठीक है? इफ ए ग्रेटर देन 5, अब ये सिंपली एक इफ है, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन 5 नहीं है, फिर क्या होगा? उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। सही है? अगर एक वैल्यू मैंने बोला कि यार इफ ए ग्रेटर देन 5, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी कि बड़ा भी हो सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी कि छोटा भी होगा। तो अगर मैं कहूँ ए ग्रेटर देन 5, इसको हमने इफ के ब्लॉक में हैंडल कर लिया, और अगर इफ ए ग्रेटर देन 5 नहीं है तो फिर क्या होगा, तो हमने एल्स के ब्लॉक में कैटर कर लिया। ठीक है? समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं हम कि ऐसा हो कि हम एल्स के ब्लॉक में वापस से एक और कंडीशन दे दें। मैंने बोला है इफ ए ग्रेटर देन 5, गौर से सुनना। मैंने कहा कि भाई ए ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो अब क्या होगा, एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा। एल एक इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन 5 नहीं था, ए 5 से छोटा था। अब मैं बोलूंगा इफ ए ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो एल्स के ब्लॉक में मैं बोलूंगा इफ ए ग्रेटर देन 4। सही है? एल्स इफ, एल्स इफ का मतलब ये है कि मैंने एल्स के अंदर एक और कंडीशन दे दी। ठीक है? अब लेट्स सपोज इमेजिन करो कि भाई वो 4 से भी बड़ा नहीं है। ठीक है? 4 से छोटा था, तो मैं एल्स इफ ए ग्रेटर देन 3, ए ग्रेटर देन 2। सही है? इस तरह मैं एल्स इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। सही है? इफ स्टेटमेंट इज फॉर सिंगल वंस, if else if else is for like if you have just to make if one condition and you just need to cater other one in else। लेकिन else if का सीन ये होता है कि आप else के अंदर और भी स्टेटमेंट्स और भी डिसीजन मेकिंग्स के लिए और भी वैल्यूज को कैटर कर रहे होते हैं। ठीक है? और ये स्विच स्टेटमेंट, इसके बारे में किसी को पता है? जी सर,
जैसे हम इफ एल्स में बहुत सारी कंडीशंस जब बताते हैं तो मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम स्विचेस बना लेते हैं कि अगर हम जैसे फर्ज करें हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम केस 1 बना लेंगे कि अगर हम 1 को प्रेस करेंगे तो 1 ही आना चाहिए, 2 को प्रेस करेंगे तो 2 ही आना चाहिए। तो बहुत सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, तो हम स्विच से भी हेल्प ले सकते हैं डिफरेंट केसेस के थ्रू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर हम हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इफ एल्स का तरीका है, वो ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं, एल्स इफ है, इफ एल्स है, सही है। लेकिन एक्चुअल में एक इफ एल्स है और एक स्टेटमेंट हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप केसेस लिख दें। केस 1 के केस में ये हो जाए, केस 2 के केस में ये हो जाए, और उसके एंड में एक डिफॉल्ट केस होता है। क्लियर है? तो ये स्विच केसेस जो है वो इफ एल्स की कंडीशन को हम चेंज कर रहे होते हैं। अब ये एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा कोड है इफ ब्लॉक का, कि ये वाला कोड समझ में आ रहा है सबको? ये कोड समझ में आ रहा है? जी। सही है। अगर नंबर 10 है और अगर इस वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, और ये स्टेटमेंट हमेशा चलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका इसका आउटपुट क्या होगा? द नंबर इज पॉजिटिव। हम्म, सर सर इसका आउटपुट ये होगा कि क्या होगा? पहले पहले अगर जो मान नंबर 10 है वो 0 से बड़ा है, तो हम्म, पहले कंडीशन ये वाली मीट हो जाएगी ना, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है वो लूप से बाहर है, तो वाली कंडीशन भी रन होगी अच्छा, अभी पहले लूप फर्स्ट। कुछ भी नहीं है, लूप नहीं है। अच्छा, मैं नहीं, थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, कोड वगैरह के लिए मैं एक्चुअली जो टूल यूज़ करता हूँ वो है जेटब्रेन्स का इंटेलिजे। तो इसके दो वर्जन हैं, एक है कम्युनिटी वर्जन जो कि ऑब्वियसली फ्री है, मतलब वो सबके लिए है, और एक है अल्टीमेट। अल्टीमेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पेड वर्जन है, थोड़े से फीचर और शशके थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसको अपने कम्युनिटी वर्जन्स पे भी रख सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक सिंपल कोड मैं दिखाना चाह रहा था तो उसको करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, न्यू पे क्रिएट करेंगे, और न्यू पे क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट सेशन, सही है। और अभी हम जावा प्रोग्राम बना रहे हैं तो जावा में चले जाएंगे। हमने इंटेलिजे पे क्लिक कर दिया, बिल्ड बेस सिस्टम। एडवांस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? फोल्डर हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम पहला प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक सा, मैंने कहा इधर ही क्रिएट कर दो, सही है। जब आप क्रिएट करेंगे तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा विच इज़ हेलो वर्ल्ड, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, सही है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? जी जी। Yes. ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है, हम इसको प्ले करके यहाँ से ऊपर से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले हो गया और इसमें लिख दिया हेलो एंड वेलकम। हमें जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती है जावा के अंदर, तो हम सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट प्रिंट की लाइन यूज़ करते हैं। अब एक सिंपल सी कंडीशन, मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ, जैसे 10 लिख दी इसकी वैल्यू, और मैंने लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन, अब ये इसने मुझे खुद सारी चीज़ें दी थी, मैंने टैब दबा दी, ठीक है। और ये भी टैब दबा देते हैं, यू आर टू हाई, नो नो, इफ ए ग्रेटर देन 0, so the number is num पॉजिटिव। num is positive, ठीक है। अगर हम इसको प्ले करेंगे तो क्या होगा? हेलो भी प्ले होगा क्योंकि उससे ऊपर था, और नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हम प्रिंट एलन यूज करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट एक सेकेंड, हेलो वर्ल्ड के साथ प्रिंट। ओके सॉरी, यस यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, सही है। हेलो एंड वेलकम, और नेक्स्ट स्क्रीन में से नंबर इज पॉजिटिव। अब देखो इफ का ब्लॉक के अंदर, सही है, अगर ये नहीं हो, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हम माइनस कर देते हैं, तो फिर सिर्फ ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ऐसे ही, सही है। लेकिन इस वाले केस के अंदर जो अभी हम देख रहे थे उसके अंदर क्या किया था हमने, उसके अंदर हमने क्या किया था, ये वाली लाइन जैसे कि हमने हेलो वाली लिखी थी वो तो प्रिंट हो रही थी,
और ये वाली लाइन क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर है, अभी लूप वूप कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes. हम्म, ओके। अच्छा आगे, अच्छा एक क्विज है, वो बहुत ही छोटा सा क्विज है, बताओ, डिटरमाइन वेदर इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। कौन बता रहा है, क्या करेंगे यहाँ, कैसे पता चलेगा ऑड और इवन? सर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे इसमें। ओके गुड, रियली गुड। अगर हम 8 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो आंसर अगर 0 आ रहा है तो इवन नंबर है, और अगर 1 आ रहा है तो ऑड है। रियली गुड। पता था सबको ये इसके बारे में, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर का साइन वैसे ये वाला है, ये किसी को आइडिया है किस लिए यूज होता है ये? हम्म, जी सर, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है। एग्जैक्टली। अच्छा मैं बता देता हूँ, जैसे अफीफा को नहीं पता और किसी को भी कोई भी चीज़ नहीं पता हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, होता क्या है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर देखें, जैसे हम 4 नंबर देख रहे हैं, सही है, हमने लिख दिया 4/2, ठीक है, तो इसके केस में अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, विच इज 0, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं कहता 5/2 तो इसका रिमाइंडर क्या था, क्या था यार, थोड़ा वन। एक्टिव रहना पड़ेगा। वन। 1, वन। 1। क्योंकि भाई 2 to the 4 और एक वैल्यू रह गई तो 1। तो इस केस में इवन और ऑड पता करने के लिए बहुत ही आसान है कि जो टेबल 2 से डिवाइड हो जाए और जिसका जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो इवन है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए जो मॉड्यूलस जो ऑपरेटर यूज होता है वो मॉड्यूलस होता है, उसका साइन ये होता है। ठीक है, इसी तरह 5/2 हमने किया, और अगर इसका मॉड्यूलस 1 आ जाए तो इसका मतलब ये ऑड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई रिमाइंडर क्या है विद दिस ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर ना हो तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि भाई रिमाइंडर क्या है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस Yes. अच्छा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट वेरी गुड ट्राई, गुड, बहुत अच्छे। सही है, अब हमने ये देख लिया कि हमें किस तरह से सिंपली बेसिक कोड्स वगैरह किस तरीके से किस तरह से लिखना है। सही है, अब ये एक एग्जांपल दी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा इस केस में क्या होगा, सिस्टम <10 एट लीस्ट 10 बट <20 एंड 20 और ग्रेटर, इस केस में क्या होगा, कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा? सर नंबर जिस 50 केस फिर क्या होगा? सर जिस केस में सेकंड कंडीशन रन होगी एल्स वाली। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, गुड। समझ में आया रीजन क्या है? इफ की कंडीशन के अंदर गया और उसको पता चला कि भाई 10 की वैल्यू जो है उससे लेस नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो इधर आ जाएगा। और इधर आएगा तो उसको पता चलता है भाई ये कंडीशन पास हो रही है, भाई नंबर 15 है। अब 15 जो है तो फिर क्या हो गया भाई, एटलीस्ट 10 बट <20। सही है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा ये बहुत ही बेसिक लेवल पे Yes. कोड हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको कोड लिखना आ जाए, थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर लें। अच्छा इसके लिए मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारी वेबसाइट हैं। अगर आप सिर्फ जाके गूगल भी कर लेंगे, सही है। अ, एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, मैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक तो कोड शेफ, लीड कोड, ये दो तो बहुत ही अच्छे हैं। सही है, लीड कोड पे आप बहुत अच्छा कोड वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, हर तरह के इसमें आपके पास अम, एक तरीके से इन्होंने अपने एक जैसे आईडी में हम कोड लिख रहे होते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी हम आराम से कोड लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हम बहुत सारी जगहों पे बहुत ही बेसिक बेसिक कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैं जो बहुत यूज़ करता था विच इज़ हैकर रैंक, आपने सुना होगा। तो हैकर रैंक पे भी बहुत ही आसान बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं और फिर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हैकर रैंक के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी ये थी वेबसाइट। तो और इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन किट और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर के बेसिक से भी है। तो अगर अभी तक किसी ने कोड नहीं लिखा है तो आई वुड सजेस्ट कि वो हैकर रैंक पे जाके एटलीस्ट बेसिक कोड लिखना शुरू कर दें। सही है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ये बहुत मुश्किल है, आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक कर लें,
सही, आप जावा बेसिक कर लें तो वो बिल्कुल ही इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से बिल्कुल ही बेसिक कोड लिखना सिखा देगा आपको। अगर आप एक दो कोड लिखने शुरू करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और फिर यू कैन गो लॉन्ग लॉन्ग वे। समझ में आ गया? तो ये वो वेबसाइट है। वैसे लीड कोड भी देख सकते हैं, हैकर रैंक भी देख सकते हैं, कोड शेफ भी देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से हैकर रैंक बहुत फ्रेंडली भी है। तो हैकर रैंक अगर किसी को ट्राई करना है तो वो कर ले, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कर ले, ताकि शुरू के 5-10 क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस इतना तो आ ही जाएगा कि आप कोड लिख सकें। और अगर आप कहीं फंस जाएं तो फिर आप गूगल भी कर लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट आइडिया बन जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, दूसरे केस में ये था कि हमने ये देखना था कि जैसे कि हमने इफ एल्स की कंडीशन देखी थी। तो सेकंड केस इज स्विच ब्लॉक लाइक दिस 1 2 3। अच्छा, स्विच ब्लॉक के अंदर एक चीज होती है डिफॉल्ट ब्लॉक, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर ये होता है, क्या होता है, कोई बताएगा डिफॉल्ट ब्लॉक किस लिए यूज होता है? अगर कोई कंडीशन इनमें से कोई फुलफिल ना हो तो डिफॉल्ट चल जाए वो use एग्जैक्टली, रियली गुड, रियली गुड, बहुत आला। सॉरी गाइस, आई जस्ट रिसीव अ मैसेज। ओके, बहुत आला, रियली गुड, ऐसा ही है। अब इस केस में क्या होगा, मंडे को देखा तो मंडे लिखा हमने, और अदर डे में क्या आ जाएगा, ब्रेक। तो अगर मंडे हुआ तब तो केस 1 चलेगा, लेकिन अगर कोई और दिन हुआ तो अदर डे पे चले आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर कोई भी कंडीशन, सर कैन यू सॉफ्टवेयर ऑन विच, हाँ इंटेलिजे मैंने लिखा है, जेट ब्रेन्स का सॉफ्टवेयर है, तो यू कैन ट्राई। सही है, इंटेलिजे के नाम से है। और इसका इसका जो वर्जन मैं यूज़ करता हूँ वो है कम्युनिटी। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर हम स्विच केसेस लगाते हैं मंडे, और इस तरह बाकी सारे हम इस तरह से ब्लॉक्स लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड अगर हम तो इस तरीके से हम इसके ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं प्रॉपर। और अगर ये वाली मंडे अगर फुल नहीं है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ले जाएंगे, कि ऑब्वियसली ये डिफ़ॉल्ट पे चले जाएगा। अगर ऐसा होता कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक लिखते तो हम कहते मंडे से फ्राइडे के केसेस बना दिए। तो और डिफ़ॉल्ट में क्या कर देता कि भाई डे सेट वीकेंड। समझ में आ रहा है? तो डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक होता है कि जब कोई भी केस नहीं मिलता तो इधर चले जाता है। क्लियर है? क्लियर है सबको गाइस? क्लियर है? जी सर। Yes. जी। हाँ ठीक है, अब आगे हम लूप्स के ऊपर, जैसे शुरू में कोई बात कर रहा था, लूप्स किस लिए यूज होता है, कोई बताएगा? एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स हमें अगर रिपीट करना हो, जैसे हम यूजर इनपुट लेना चाह रहे हैं 5 यूजर्स का, तो हम एक ही उसको 5 बार लूप को चलाएंगे ताकि वो 5 बार यूजर इनपुट करे, हमें बार बार नहीं एक ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि वो कोई रिपीटेटिव काम करे, तो वो रिपीटेटिव काम कैसे करेगा, उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। अब दो तरीके, मतलब लूप्स की जो है बहुत हर लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स हैं। सही है, कुछ बेसिक लूप्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन की है। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और एक होता है डू वाइल लूप। हम एक एक करके देख लेंगे। और नेस्टेड लूप क्या होता है, कोई बताएगा? एक जी सर सर, लूप के अंदर लूप्स के मजीद एक और अंदर जो लूप। लूप्स होते हैं। यार आई रियली लव यू गाइस, मतलब बहुत आला। इसी तरह यार कोलैबोरेट करना है जब तक पूरा सेशन जितने ये सारे सेशंस रहे। ठीक है, मैंने देखा है यार शुरू में लोग बहुत अच्छा कोलैबोरेट कर रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फिर एंड में जाके जो है ना उनकी कोलैबोरेशन कम हो जाती है, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, इसी तरह भाई कोलैबोरेट करना है और इसी तरह पैशन के साथ इंशाल्लाह काम करना है। और कोशिश करनी है कि भाई आप लोग इसमें बिल्कुल स्किल हासिल करें, सिलेनियम में बल्कि नहीं, बाकी साइट एसोसिएशन में भी। तो भाई आप लोगों को इसी तरह कोलैबोरेशन से काम करना है और फुली पोटेंशियल तरीके से रखते हुए बाकी सारी चीज़ें भी करनी है। ठीक है, जिस तरह आपका पहला सेशन में आपका इनपुट है, इसी तरह आखिरी सेशन तक भी यार कोशिश करना ऐसा ही रहे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही यार, कोई बता रहा था तो 5 4 5 लोग एक साथ बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वापस बताओ, कोई एक बता दे। सर नेस्टेड लूप्स ये होते हैं कि उसके अंदर हमें बस एक लूप के अंदर कॉल लूप हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल मल्टीपल ऐसे, दो लूप्स की कंडीशन इस्तेमाल करनी है अगर हमें। बहुत आला, गुड। हम इसको आगे भी देखेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा,
लूप्स के लिए सबसे पहले जो बेसिक लूप हम पढ़ते हैं वो है लूप्स में विच इज फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, डिफरेंस पता है कुछ? फॉर लूप क्या करेगा? इस वाले लूप में क्या हो रहा है? सर इस वाले लूप में ये हो रहा है कि जो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है ना वो है 1, और हम्म हमारी लूप की कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 5, और हम्म हमने इंटीग्रेशन लगाई हुई प्लस प्लस की, तो हम्म वो फर्स्ट टाइम आएगी int i इज इक्वल टू 1, ये 5 के अंदर है तो ये 1 आ जाएगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, तो प्लस प्लस हो गए 2, int i इज इक्वल टू 2, ये भी 5 के अंदर है तो ये भी आ जाएगा। सर ये तब तक ये चलता रहेगा जब तक ये 5 तक के ना आ जाए, जब बिल्कुल 5 आएगा और फिर जब अगली कंडीशन होगी तो वो हो जाएगी, बिल्कुल। फॉल्स हो जाएगी। गुड गुड गुड। ऐसा ही है। अब देखो यार, मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ। वो क्या रहा है कि थोड़ा बेसिक तरीके से देख लेते हैं। अरे यार, सही है। और फॉर का लूप ने लगाया सबसे पहले यार। फॉर की लूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहली लाइन विच इज इनिशियलाइजेशन। सही है। अगर वाइल का लूप होता है तो हम उसको इनिशियलाइज बाहर करते हैं। सही है। लेकिन फॉर के लूप की सबसे अच्छी बात होती है कि आप वहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू कर दी 0। ठीक है। अब सेकंड लाइन क्या होती है, वो इसकी क्या होती है, देखो इसने मुझे खुद हिंट दे रहा है। ऑब्वियसली भाई AI का ज़माना है। अब ये मुझे कंडीशन दे रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 10 करना है, क्या करना है। मैंने कर दिया भाई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10। अब तीसरी कंडीशन होती है वो आपकी इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है, जो भी इस कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए अगर ये ट्रू हो रही है तो करना क्या है। सही है। तो वो तीसरी ऑपरेटर हमारी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल, जो भी हम डिसीजन लेते हैं कि भाई ये ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो हमने सेट की है, इसके बाद जो डिसीजन लिया है इसके बाद करना क्या है। सही है। इस बेस के ऊपर डिसीजन लेना क्या है, तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, विच इज आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या होगा भाई, इसने खुद ही दे रहा है। मैंने कर दिया आई को प्रिंट कर दो। आई क्या है? आई की वैल्यू 0 है। सही है। टैप कर दिया। अब देखें क्या होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है हमने। अब क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब गौर से याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पे सेट हुई है। अब हम इसको बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर लूप के अंदर हम इसको अंदर रखते हैं। तो ये फॉर लूप के अंदर हमें एक अच्छी चीज़ मिलती है। दूसरा ये कि सबसे पहले याद रखना कि इस फॉर के लूप या कोई भी लूप चलता है किस तरह, सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होती है, फिर इसके बाद कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन क्या है? 0 ग्रेटर देन क्या है? 0 10 10, लेस देन 10। 0 10। लेस देन 10। अगर ट्रू है तो चलेगा ये। अब क्या होगा और से देखना, अगर ट्रू है तो पहले ये स्टेटमेंट आएगी। देखो अच्छा, मैं डीबग कर, अच्छा ये डीबग ये एक ब्रेक पॉइंट होता है, तो आप ब्रेक पॉइंट लगा के भी डिबग कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हैं। आप जैसे डिबगर अगर मैं रन करूंगा तो ये एक एक करके ना रन करेगा, रोक रोक के। ठीक है। तो इस देखो पहले इसने दिखाया आई की वैल्यू 0 है। सही है। अब ये नेक्स्ट आइटरेशन में मैंने प्लस किया, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। ये चलती रहेगी। अभी चलते ही किस तरह है, सबसे पहले आई इनिशियलाइज होता है, आई की वैल्यू 0 हो गई। फिर कंडीशन पूछता है, कंडीशन मैच करता है। ठीक है, कंडीशन मैच होने के बाद सही है, स्टेटमेंट रन करता है ये वाली। सही है। स्टेटमेंट रन करने के बाद क्या होता है, स्टेटमेंट रन करने के बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये वाली स्टेटमेंट रन करता है। सो सबसे एंड में ये वाली स्टेटमेंट रन होती है। और आप इसको डीबगर लगा के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बार डीबगर लगा के देखा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सेम लूप जो है, मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने अभी फॉर लूप देखा है, एग्जैक्टली सेम लूप हम वाइल के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा, वाइल के साथ अगर हम लगाएंगे तो मैंने बताया कि देखें, वाइल के केस में क्या होता है कि हम इंक्रीमेंट, सॉरी, हमें इंटेल वैल्यू हमने पहले नहीं लगाई। इनिशियल। और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि अभी इस केस में मैंने बताया था कि सबसे एंड में आई प्लस प्लस हो रहा है, तो फॉर के लूप में क्योंकि सिर्फ कंडीशन होती है, तो हमें वैल्यू, अगर ये फॉर के लूप बनाना था मुझे, तो वैल्यू में ये यहाँ इनिशियलाइज करनी पड़ेगी और इंक्रीमेंट सबसे एंड में करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर समझाने के लिए क्लियर हो रहा है? क्लियर है यहाँ तक? समझा? जी सर। बताइएगा सर, इस बात को दोबारा रिपीट करिए। देखो यार, फॉर के लूप में हमने इनिशियलाइज यहाँ किया हुआ है ना। वाइल के लूप में क्या होता है, सिर्फ आपको कंडीशन लिखनी होती है। जैसे वाइल अब ट्रू, वाइल ट्रू लिखा हुआ है, जैसे नहीं, हमें क्या करना है, हमें करना है वाइल, हमने कर दिया ए
लेस देन 10। ठीक है, अब वाइल के केस में क्या होगा, ए लेस देन 10 है ना। अब सबसे पहले हमें ए इनिशियलाइज करना होगा। ए हम वाइल के अंदर नहीं इनिशियलाइज कर सकते, जैसे हमने फॉर के लूप में यहाँ किया हुआ है। सबसे पहले ये समझ में आया, जी समझ में आया। जी जी सर। अब मैंने क्या किया भाई, प्रिंट, जिस तरह यहाँ पे लिखा था प्रिंट, हमने प्रिंट कर दिया ए को। और प्रिंट सिर्फ काम नहीं बनेगा, गौर से देखना, ये वाली स्टेटमेंट को अगर हम बंद कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करूंगा क्या होगा। अच्छा एक, अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या, एक मिनट, मसला क्या हुआ, बताओ क्या मसला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, 0 0 0 लिखा हुआ है। ये देखो ए जीरो इनिशियलाइज तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने डिसीजन नहीं लिया है, जैसे यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवाया है। तो सर इसका ये मतलब चलती रहेगी जब तक ये हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, सॉरी, तब तक ये हमें, चलती ही रहेगी। हाँ ये हमेशा ही चलती रहेगी जब तक आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी एलोकेशन फुल ना हो जाए और आपका लैपटॉप क्रैश ना हो जाए। तो हमने क्या किया, ए को पहले इनिशियलाइज करा और सब बाद में हमें इंक्रीमेंट भी कराना पड़ा। फॉर लूप के अंदर सब कुछ एक ही में हो गया था, इनिशियलाइज भी हो गया था, डिसीजन भी हो गया था, और पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो गया था। इसमें हमें पोस्ट इंक्रीमेंट लूप के अंदर करना पड़ा, और आई ए की वैल्यू इनिशियलाइज पहले करनी पड़ी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। अच्छा अब आ जाओ। जी जैसे कि हमने इस केस में देखा, हमने आई की वैल्यू हमने बाहर इनिशियलाइज की और पोस्ट इंक्रीमेंट हमने अंदर किया। क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ डू वाइल। डू वाइल के बारे में कोई बताएगा क्या डिफरेंस है। वाइल और डू वाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। डू वाइल के अंदर सर एक डू दफा वाइल, लूप चलेगा। क्या है। डू वाइल के अंदर एक दफा कंडीशन एक दफा चलेगी ना, फिर वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और फॉर लूप के अंदर वो पहले कंडीशन के देखता है कि कंडीशन ट्रू होती है तो उसी हिसाब से चलता बिल्कुल, मैं तो बहुत ही एक डिफरेंस बता देता हूँ, वाइल और डू वाइल एग्जैक्टली सेम है, बट गौर से देखो, डू वाइल के अंदर डू का ब्लॉक पहले है, तो काम पहले होगा और कंडीशन बाद में लगेगी। तो अगर एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसी चीज, देखो कोड जो है ना हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो पहले वाली दफा ये वाली स्टेटमेंट लाजमी चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी। तो उसका मतलब ये है कि डू वाइल के अंदर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर कंडीशन फेल भी कर रही हो, फॉल्स भी हो, तब भी जिंदगी में एक बार गलत स्टेटमेंट होने की वजह से, कंडीशन गलत होने की वजह से एक बार जरूर चलेगी। कॉन्सेप्चुअली समझ में आया। वाइल के अंदर भाई देखो कंडीशन पहले चेक हो रही है, सही है। फॉर के अंदर कंडीशन पहले चेक हो रही है, लेकिन डू वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक नहीं हो रही, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो ऐसा होगा ना कि भाई आप देखें कंडीशन बाद में चेक हो रही है, तो आप एक दफा काम कर चुके होंगे। अब ऐसा हुआ कि भाई वो काम सही किया होगा तो भी हो जाएगा, और अगर गलत किया होगा तब भी हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया, या लॉजिकल डिफरेंस समझ में आया, यस सर। कि डू वाइल के जी अंदर एटलीस्ट वो एक दफा एग्जीक्यूशन जरूर होगी। सही है, ये हमने आइट्रेशंस वगैरह देख ली। नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, एक लूप के अंदर एक और लूप होता है, ठीक है। वो वाली चीज़ आप ट्राई करिएगा। और इसके काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं, हैकर रैंक के ऊपर या कहीं और भी। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कोड लिखना आ जाएगा, थोड़ा बहुत मज़ा आने लग जाएगा। और एक बार आपका इंटरेस्ट पैदा होगा तभी आप कोड लिखने में आप फेमिलियर होंगे, तभी आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा यार, मेथड्स और एरेज में क्या है, बताएगा कोई मेथड क्या होता है, वो बता रहे हैं। सर मेथड्स फंक्शन होते हैं, जैसे हमने सम का एक फंक्शन बना लिया, तो बिल्कुल हम सम के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें दो हम वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको वैल्यू असाइन करेंगे, और जब हम वो सम हमें सम रिटर्न करेगा, ए प्लस बी कर दिए, तो जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो हमें सम रिटर्न करेगा। जबकि एरे एरे कलेक्शन होता है डाटा, मतलब डाटा का, जिसमें हम मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि एरेज के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हमने अभी तक, जैसे कि हम ए बी सी लिख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं ए बी सी, ये एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इसके लिए एरेज यूज़ करेंगे। और मेथड्स फंक्शन एक ही चीज़ है,
एक काम अगर इमेजिन करें कि भाई हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, और अगर हम एक ही जगह पे यहाँ पे सारे कोड लिखते रहे, पहले हमने सम का कोड लिख दिया, सही है, और फिर हमने सबट्रैक्ट का कोड लिख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई का कोड लिख दिया, फिर हमने डिवाइड का कोड लिख दिया, फिर हम इमेजिन करें ये 4 फंक्शन है। तो अगर हम ये 4 फंक्शन के बारे में कोड बनाएंगे तो कोड थोड़ा लेंदी हो जाएगा और समझ नहीं आएगा, स्ट्रक्चराइज नहीं होगा। इससे बेहतर स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप फंक्शन बनाएं और जब चाहें यूज कर लें। तो क्या होगा, मैं फंक्शन बनाऊंगा FUN, मतलब अभी एग्जांपल नहीं, पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने सम का बना दिया, एक फंक्शन मैंने सबट्रैक्ट का बना दिया, और सो ऑन। सारे फंक्शन मैंने इस तरह बना दिए और उसको यूज मेन में कर दिया। तो मेथड्स का फायदा ये होता है कि आप उसको जब चाहे यूज कर सकते हैं, और एक बार आप काम करके रख लेते हैं और आप उसको रीयूज करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये मेथड यस समझ सर। कि आप एक काम को करके रख लेते हैं एक जगह और बाकी जगहों पे आप यूज कर रहे होते हैं। अभी बहुत ही सिंपल सी एरे सी एग्जांपल है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नंबर इंट, अच्छा, एरे डिक्लेयर करने के लिए हम 2 ब्रैकेट यूज करते हैं, सही है, ये बताता है कि ये एक एरे है, वरना ये एक नॉर्मल वो बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो हमने इंट, उसके बाद एरे के लिए 2 ब्रैकेट्स बताया कि ये इंट का एरे, और नंबर नम लिख ली। अब यहाँ पे हमने साइज नहीं बताया, रीजन क्या है कि हमने वैल्यूज पहले डिफाइन कर दी। अगर हमें अगर वैल्यूज पहले डिफाइन नहीं करते तो सिर्फ साइज बता के भी छोड़ सकते थे, मतलब इंट नम लिखते, नम के आगे ब्रैकेट बनाते, और फिर हम ये ऐसे के और हम ब्रैकेट बनाते और छोड़ देते। लेकिन हमें वैल्यूज बतानी पड़ती कि भाई कितना बड़ा एरे होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब या तो साइज पहले बता दें या उसके आइटम्स लिख दें साथ ही। समझ में आ रहा है? वैसे इसमें 5, 10, 15, 20 और 25 लिखा हुआ है, तो एरे साइज क्या होगा? 5। तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसने खुद ही यहाँ से निकाल लिया। लेकिन अगर आपको 5 का एरे बताना है और आपको 5, 10, 15, 20 नहीं बताना, तो आपको 5 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, इंट सम, अब ये क्या हो रहा है, एक सम का एक फंक्शन बनाया है इसने, सॉरी सॉरी, एक सम का एक तरीके से एक कैलकुलेट कर रहा है सम। किसका कैसे कैलकुलेट कर रहा है? जब तक ये नंबर्स हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 ये कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सम प्लस इक्वल टू नम, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? ये क्या कर रहा है? ये इंक्रीमेंट होती है, इनके जस्ट लाइक अगर सिंपल ये देखें तो नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, इंक्रीमेंट कर रहा बनता है। नहीं, सम प्लस इक्वल टू नम, इसका क्या मतलब है, बताओगे? इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। नहीं यार, इंक्रीमेंट देखो, इंक्रीमेंट के लिए हम क्या, इससे पहले हमने किया था इंक्रीमेंट, ये रहा इंक्रीमेंट, ये रहा इंक्रीमेंट, ये। अच्छा, और से सुनो, सम क्या लिखा हुआ है, प्लस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नम, ये लिखा हुआ है, ऐसे ही है। कोई और बताएगा क्या है ये? सर ये मेरे ख्याल से ये है कि जैसे कि जो नंबर है ना, ये पहले इसको सम कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है, फिर ये इक्वल टू उसको नंबर बना रहा है, न्यू नंबर बना रहा नहीं है यार, जैसे कि। चलो मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, गुड ट्राई, कोई मसला नहीं है, कोई अगर गलत बताए। सम प्लस इक्वल टू का मतलब ये है कि देखो, होता क्या है, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर वगैरह, कुछ थोड़ी चीज़ें खुद भी पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और कोडिंग और ये लॉजिक बिल्डिंग और कोड लिखना ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको मज़ा है। अब गौर से सुनना, होता क्या है कि ये कोड थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि रीराइट करने से बचने के लिए ना इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। अब क्या है, सम प्लस इक्वल टू नम का मतलब ये है कि सम, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो एक्चुअली ये इसका मतलब क्या था कि सम करो और प्लस नम करो, सही है। अब क्या हुआ, गौर से सुनो, हुआ क्या, मैं पहली आइट्रेशन बताता हूँ। पहली दफा में सम की वैल्यू क्या थी, ये मैं लिख भी देता हूँ, सम की वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। जीरो। और नम की वैल्यू क्या थी, नंबर्स, ये नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20 और 25। अब गौर से देखो, पहली दफा जब आइट्रेशन चली थी इसकी,
पहली दफा आइट्रेशन चली होगी तो क्या था भाई, देखो सम की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 इक्वल टू 0 प्लस 5, और इसकी वैल्यू क्या स्टोर हो गई, सम की वैल्यू अब क्या हो गई नेक्स्ट टाइम में 5। 5। ठीक है, अब क्या हुआ 5 प्लस 10। ठीक है, समझ में आ रहा है यस सर। यार, सबको समझ में आ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई सम की 15। अब गौर से देखो, मुझे लिखना ये था, इसकी जगह मैंने प्लस कर दिया, क्यों प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सम से ही प्लस करना था। तो ये सिर्फ शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म में प्यार से लिखा है, काम ये यही कर रहा है। समझ में आ रहा है। देखो, प्लस करना था, हमें ये पता करना था कि भाई एरे को अगर सम करें तो क्या बनेगा, 5 10 15 20 25 को प्लस करें तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले जीरो अगर हम प्लस करेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। तो पहले में 0 + 5 हुआ, क्या आ गया 5, फिर 5 + 10 हुआ, क्या आ गया 15, फिर 15 + 15 हुआ 30, 30 + 20 हुआ 50, 50 + 25 75। इस तरीके से ये वैल्यू चल रही है। तो सम प्लस नम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस नम। लेकिन क्योंकि समी में प्लस करना है तो इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस इक्वल टू। क्लियर हो गया। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मतलब एक प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी है इंटरेस्टिंग, सिर्फ मतलब इसको सिंपली समझ लें कि सम इक्वल टू सम प्लस नम, ये मतलब था इसका। सही है, क्लियर है। अच्छा यार, अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स प्रिंसिपल के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए। क्योंकि जब हम सीलियम के ऊपर कोड लिखना शुरू करेंगे, और जब सीलियम के ऊपर कोड लिखेंगे, और सीलियम के ऊपर जब कोड लिख रहे होंगे तो हम वहाँ पे क्लासेस यूज़ कर रहे होंगे और बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, तो हमें ये कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। तो मुझे कोई बताएगा एग्जैक्टली ऊप्स है क्या, कोई एक्सप्लेन करेगा, कोई एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज ऊप। एक एक प्रिंसिपल बना दिया कोड करने का तरीका कि भाई इस वे पे ऊप के प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, आप वही बेस्ट क्वालिटी अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुआ ये कि जैसे कि मैंने बताया कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ये ऊप्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता। सही है, ऊप्स के ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो कि ऊप्स के प्रिंसिपल को ब्रेक करे। अब ऊप्स के टोटल जो है ना वो 4 प्रिंसिपल हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, जो कि पिलर्स भी कहलाते हैं, 4 पिलर्स ऑफ ऊप भी कहलाते हैं ये। और इसके ऊपर एक तरीके से पूरी लैंग्वेज बेस कर रही है। तो ये वो प्रिंसिपल है जिसको ब्रेक नहीं कर सकता जावा कभी भी। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है इनकैप्सुलेशन, दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म एंड चौथा एब्स्ट्रैक्शन। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और फील फ्री टू ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। ठीक है, तो सबसे पहले इनकैप्सुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इनकैप्सुलेशन, को बताएगा। Is data hiding? एग्जैक्टली exactly. और कोई, सर सिक्योरिटी इनके पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कौन से पर्पस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योर, जहाँ पे हमने डेटा, इससे इसके नाम से ही पता लग रहा है कैप्सूल, आप रैप करके डेटा दे रहे हो। बहुत आला, गुड, गुड वन, रियली गुड वन। अगर अगर और किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवाना तो फिर हम एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, और सर सर इनकैप्सुलेशन में अगर हमें अपना डेटा सिक्योर करना होता है, तो अगर जैसे कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही सिक्योर डेटा है, कि जैसे कि मेरे पास कोई किसी चीज़ का पासवर्ड या ईमेल है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करवाना है, तो मैं उसको प्राइवेट या कुछ वो कर दूंगा कि वो सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है। और जो डेटा मतलब मुझे किसी और क्लास को भी देना है तो मैं उसको पब्लिक कर लूंगा कि तुम, कि क्या आप भी ये डेटा मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो मैं प्राइवेट कर रहा हूँ वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गुड, ये बहुत आला। आई थिंक सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। एक चीज मैं यहाँ पे शुरू में बता देता हूँ। होता ये है कि भाई हम जब वैल्यूज कोई भी स्टोर करते हैं, तो हम या तो पब्लिक रख सकते हैं उसको, सही है,
अगर पब्लिक ए रख रहा हूँ तो मतलब ये कि सबको ये इंट ए रखूंगा तो सबको पता है कि ये वैल्यू पब्लिक रहेगी, ठीक है। लेकिन खैर अभी तो ये यही पब्लिक फंक्शन ही पब्लिक बना हुआ है। खैर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और मैं इसको प्राइवेट रख सकता हूँ, और कुछ रख सकता हूँ। और प्रोटेक्ट। protected protected क्या रख होता सकते है? protected क्या होता है बताओ तो जल्दी, आगे भी तो बताओ। only in a particular class सर characters and the प्रोटेक्ट वो subclasses. होते हैं, सर प्रोटेक्ट वो होते हैं कि सपोज करें अगर आपकी एक मेन क्लास थी कार, उसके आपने वेरिएबल सारे प्रोटेक्टेड बनाए हुए हैं, तो हम्म वो उससे, तो जो क्लास उससे रिलेट करती है ना कार क्लास से, तो वही प्रोटेक्ट के वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उस क्लास को अलाउ कर देता है, क्योंकि तुम उस क्लास से रिलेट हो तो तुम उसके वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, गुड गुड गुड। सबने बहुत अच्छा बताया। इसको इस वाली चीज़ को हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी यार इनकैप्सुलेशन बहुत ही अच्छा समझाया सबने। जिसको थोड़ा समझ नहीं आया सिर्फ मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, वरना समझाया बहुत ही अच्छा है। इनकैप्सुलेशन का मतलब जो है ना, जैसे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है, जैसे किसी ने ऐड किया था कि कैप्सुलेट करना। जैसे कि हमारे पास दवाएं होती हैं, दवाएं में एक्चुअली जो हम लोग दवा खा रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी एक कैप्सूल होता है। मैं उसको कैप्सूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो एक्चुअली इस कैप्सूल के अंदर होती है, ताकि वो दवा जो है वो महफूज रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैप्सूल का सिंपली काम ये है कि वो दवा को महफूज करे। सही है। इसी तरह हम यहाँ पे कैप्सूल की यूज कर रहे हैं। कैप्सूल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटा को कैप्सुलेट करना है, डेटा को, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे? अब प्रोटेक्ट करने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, विच इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मेरे पास एक क्लास है शेप, ठीक है। अगर इस ये क्लास जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, एक सेकेंड। अगर ये क्लास है पब्लिक शेप, शेप की, और शेप के अंदर एक वैल्यू है पब्लिक, पब्लिक वैल्यू है हमारे पास, इमेजिन करो एक्स, ठीक है। और एक हमारे पास पब्लिक वैल्यू है वाई, और सॉरी पब्लिक वैल्यू नहीं, मैं इसको प्रोटेक्टेड प्राइवेट कर देता हूँ। हमारे पास वाई प्रोटेक्टेड है, और सॉरी वाई हमारे पास प्राइवेट है, और जेड जो है ना वो प्रोटेक्टेड है। अब और से समझना, ये एक क्लास बनाई है हमने अभी इसे समझने के लिए, ठीक है। और ये क्लास जो है ना, इमेजिन करो कि ये शेप की क्लास थी ना, एक और क्लास बनाई मैंने, उसका नाम रख दिया मैंने रैक्ट रख दिया, नाम रेक्टेंगल के तौर पे रैक रख दिया। सही है। और ये क्या कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी शेप को। अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। शेप के अंदर जो एक्स वैल्यू थी, ये पूरी दुनिया के लिए विजिबल है। सही है। ये जो हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है, शुरू में क्लास लिख लेते हैं समझने के लिए। ये जो पब्लिक क्लास बनाई है, ये रेक्टेंगल वाली क्लास के लिए भी एसेसिबल है, और यहाँ रेक्टेंगल के अलावा पूरे पैकेज के लिए भी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्राइवेट वैल्यू अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा रैक के थ्रू, देखो रैक जो है ना वो एक्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है। लेकिन जैसे ही रैक के थ्रू मैं एक्सेस करना चाहूंगा वाई को, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो मना कर देगा। वो ये सिंपली बोलेगा वाई है क्या, मुझे पता ही नहीं है। वो अनजान बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि शेप के अंदर की चीजें हैं, वो रेक्टेंगल को नहीं बताएंगी, क्योंकि ये प्राइवेट है। समझ में आ रहा है? यस क्लियर सर। है? लेकिन गौर से सुनना, प्रोटेक्टेड जेड था, और मैं अगर रिएक्ट के थ्रू जेड को एक्सेस करूंगा तो क्या होगा? तो सर वो कर ऐसा हो लेगा, जाएगा तो वो अनलॉक। एक्सेस करने देगा। रीजन क्या है? जी। ये इनहेरिटेंस की वजह से ऐसी चीजें प्रोटेक्टेड में, ऐसी चीजें जो कि आपके पेरेंट्स, शेप जो है वो पेरेंट है, और रेक्ट जो है वो चाइल्ड है, ठीक है। तो
जो हमारे पास इनहेरिटेंस होती है उसके अंदर अगर कोई वैल्यू प्रोटेक्टेड होती है तो वो चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। पब्लिक तो एक ऐसी क्लास जिसका ये, अच्छा इमेजिन करो एक ऐसी क्लास थी पब्लिक, और मैंने एक क्लास बनाई है ORG, ठीक है, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं कर रही थी शेप को। अब मैं अगर ORG के थ्रू अगर एक्स को एक्सेस करूंगा हो जाएगा, यस सर। वाई Yes. एक्सेस करूंगा हो जाएगा, No. नो। गुड, और जेड को एक्सेस करूंगा हो No. जाएगा। नो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड, जब हम किसी को पेरेंट और चाइल्ड का एक्सेस देते हैं तो सिर्फ चाइल्ड के अंदर ही एक्सेस आ सकता है, सही है। पब्लिक के अंदर हर जगह एक्सेस आ जाता है, और प्रोटेक्टेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड वाली ऑब्जेक्ट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। और प्राइवेट चीज़ें याद रखना हमेशा प्राइवेट रहती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उस स्पेसिफिक क्लास के लिए रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया, कॉन्सेप्ट जी। समझ में आया? गुड। मतलब है कि पब्लिक क्लास जो है वो सब एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड जो है उसमें चाइल्ड ही कर सकते हैं, और जो प्राइवेट है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। हाँ, वेरिएबल्स, सही है, वेरिएबल। बिल्कुल ऐसे ही है, गुड हमजा, ऐसे ही है। अच्छा, अब इनकैप्सुलेशन में डेटा को इनकैप्सुलेट करते किस तरह है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम है गेटर और सेटर। गेटर और सेटर क्या है? गेटर और सेटर का काम ये होता है, जैसे ये इंट लिखा हुआ है ना, प्राइवेट काउंट लिखा हुआ है 0, देख रहे हो, काउंटर लिखा हुआ है 0, ये प्राइवेट वेरिएबल है। अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? मैंने अभी इस केस में आपको बताया कि हम गौर से देखना, वाई प्राइवेट है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? यस सर। अब गौर से देखो हो क्या रहा है, काउंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कराया है न्यू काउंटर बना के, कैसे होगा? ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है, देखो बहुत गौर से समझना। काउंट की वैल्यू 0 है, ये प्राइवेट है, ठीक है। एक फंक्शन है इंक्रीमेंट का जो कि क्या कर रहा है, काउंट प्लस प्लस। गौर से याद रखना, गेटर और सेटर ये दो फंक्शन है, इसको कहते हैं गेटर, सॉरी ये रहा गेटर, ये रहा सेटर, ठीक है। ये जो ये गेट कर रहा है और ये सेटर है, ठीक है। ये दोनों हमेशा 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 पब्लिक होंगे, ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया काउंटर, काउंटर, सही है, ये इसी का ही ऑब्जेक्ट बनाया है, सही है। और से देखना, अब ये काउंटर जो है ना, इंट ये काउंट की वैल्यू को यूज कर सकता था, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक ही क्लास का फंक्शन है। यहाँ पे एक ही क्लास है, वो है काउंटर के नाम से। काउंटर जो है अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज कर सकता है डायरेक्टली, ऐसा ही है, यस लेकिन सर। नहीं करेगा। लेकिन नहीं करेगा, रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ऊप का प्रिंसिपल कहता है कि भाई आपको डेटा को इनकैप्सुलेट करना है। इनकैप्सुलेट करने का मतलब ये है कि आपके वेरिएबल्स प्राइवेट होंगे, फंक्शंस पब्लिक होंगे। अब देखो भाई, काउंटर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ये रहा फंक्शन, ये इंक्रीमेंट ये फंक्शन क्या कर रहा है, काउंटर प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, काउंटर प्लस काउंटर डॉट गेट काउंट, काउंटर की वैल्यू गेट करनी थी, तो हमने क्या किया, ये देख रहे हो, देख रहे हो, रिटर्न काउंट। अब इस फंक्शन का रिटर्न, ये इससे होगा क्या, कोई बताएगा क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? बताएगा? अरे यार मैं बता देता हूँ, 1 आएगा क्या बिल्कुल इसका वन आएगा, आंसर? गुड, बिल्कुल सही, गुड, कि वेरी पहले गुड। 0 था और फिर बस 1 जीरो था, प्लस हो गया हमने उसमें। इसको एक्सेस किया, हम्म। इंक्रीमेंट कराया, इंक्रीमेंट कराने का मतलब ये कि अब 0 की वैल्यू प्लस हो जाएगी। और प्रिंट कराने के लिए हम देखो यार डायरेक्ट भी कर सकते थे, काउंटर डॉट काउंट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। देखो काउंटर डॉट काउंट लिख देते ना तो भी वैल्यू आ जाती, लेकिन हम काउंटर डॉट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसको सेव करना है, इसको इनकैप्सुलेट करना है। जब भी हमें काउंट यूज करना है तो हम ये यूज करेंगे, और जब भी हमें इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट का भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो हम यहाँ से करेंगे। तो इसको गेटर और सेटर कहते हैं, समझ में आ गया? सर मेरा एक क्वेश्चन, हम्म। सर एक क्वेश्चन है मुझे, जैसे कि हमने ये वेरिएबल प्राइवेट रखा, इसकी क्लास हमने पब्लिक कर दी, तो हम इस पब्लिक क्लास में प्राइवेट वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन इनके जो मेथड्स हैं वो हम
कहीं पे भी मतलब जैसे हमारी मेन की जो ये क्लास है पब्लिक वाली, इसमें हम इसका मेथड यूज कर सकते हैं, तो मेथड के थ्रू हम प्राइवेट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली, ये मेथड के थ्रू नहीं नहीं नहीं, देखो ये काउंटर जो है ना, इसके थ्रू हम काउंट को एक्सेस कर सकते थे क्योंकि ये इसका प्राइवेट वेरिएबल है। हम्म लेकिन क्लास तो हम्म जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, देखो ये एक शेप की क्लास थी ना, हम्म, शेप अपनी क्लास के सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। जी तेरा हम्म रेड जो था वो सबको एक्सेस कर सकता है अपनी क्लास का, दूसरी क्लास का जी सिर्फ पब्लिक यूज कर सकता है। और अगर वो और किसी पेरेंट है प्राइवेट तो नहीं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। अगर वो किसी का चाइल्ड है तो, वरना सिर्फ पब्लिक कर सकता है, ठीक है। और अपने प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तीनों कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर सेम क्लास का फंक्शन भी हो तो प्राइवेट वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस ना करो, बल्कि इसके लिए गेटर और सेटर पब्लिक फंक्शंस यूज करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काउंट डॉट काउंट यूज कर सकता था इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, लेकिन इसके लिए फंक्शन बनाए पब्लिक। समझ में आ रहा है? देखो, जी वैल्यू प्राइवेट है, फंक्शंस पब्लिक हैं, तो फंक्शंस को हम बाहर एक्सपोज करते हैं। और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो काम के वेरिएबल, एग्जांपल के तौर पे जो ऐसे क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, जो जो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि एक्सपोज हो सकें, तो उनको हम लोग प्राइवेट रखते हैं। गॉट इट? सही जी। ठीक है, अच्छा गुड यार। अच्छा, हम आगे आते हैं। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विच इज इनहेरिटेंस। कौन बता रहा है? पर इनहेरिटेंस ये होती है कि जैसे कि एक एक होती है मेन क्लास सर। जैसे कि अगर मेरे पास एक क्लास है, क्या कहते हैं, व्हील्स की, और एक क्लास है मेरे पास इंजन की। व्हील्स में मेरे पास व्हील्स के वो लिखे हुए हैं साइज वगैरह, और इंजन में मेरे पास इंजन लिखा हुआ है। हम्म इंजन की क्लास है कि इंजन कैसा है। पर हम्म अगर सर मैं एक कार बना रहा हूँ, फरारी या कोई भी कार बना रहा हूँ हाँ हाँ सर, हाँ। तो सर मैं उस जिस कार में व्हील्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इंजन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वो उस चीज से रिलेट करते हैं कि फरारी कार में भी इंजन आता है, वो उसका इंजन होता है। पर वो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि उससे वो नरेट कर सकते हैं। और एक मैं भी एक ऐड करती हूँ, इनहेरिटेंस हम्म, में ये होता है कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है कि जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट से भी इनबिल्ट स्पेसिफिकेशंस इनहेरिट करता है, लेकिन उसकी खुद की भी कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड होती हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, इनहेरिटेंस बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि अभी हमने इस केस में समझा था कि हमारे पास कोई भी शेप होगा या कोई भी एक क्लास होगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होंगी और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो कि कोई और एक्सटेंड कर सके, या जो जो कि कोई और इनहेरिट कर सके। जैसे यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड के केस में जेड रखा था, ये अब अगर इसको जेड की जरूरत पड़े तो हम कैसे यूज करेंगे? तो जेड की जरूरत अगर हमें पड़ेगी तो फिर हम जो जो भी क्लास जो इसको एक्सटेंड कर रही होगी वो इसको यूज कर सकती है। सही है। तो ये हायरकी वेज मैनेजमेंट, हायरकी बनाने के लिए और आपको ऐसी चीजें यूज करने के लिए जहाँ पे आपको रोल बेस प्रॉपर चाहिए हो, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें एक तरीके से एक एक क्लास के अंदर हमें सारी चीजें नहीं देनी। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स के अंदर एक हमारे पास रिपोर्टिंग के लिए अलग क्लास होगी जो कि इसका काम होगा रिपोर्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर एक रिपोर्टिंग के अंदर ही अगर मैं एक ये रिपोर्टिंग समझो कि एक हमारी पेरेंट क्लास है, और अगर हम इसको बोलेंगे, सॉरी, अच्छा, रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जो कि रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें कर रही है, और अगर एक हमारे पास एक क्लास है जो कि लॉग कर रही है, तो हम रिपोर्टिंग को पेरेंट रखेंगे और लॉगिंग को उसका चाइल्ड बना लेंगे। तो रिपोर्टिंग और चाइल्ड को, अगर कोई चीज़ रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करनी है, चाइल्ड डायरेक्टली सही तरीके से एक्सेस कर सके। अब ये बहुत ही सिंपल है इनहेरिटेंस, जैसे कि हमने देखा भी है। इसके अंदर जैसे कि एक व्हीकल है और कार जो है व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है। अच्छा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट याद रखना ऐसा होगा कि जो क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास होती है, वो ऐसी क्लास होती है जो कि जो उसकी चाइल्ड क्लास होती है उसकी एक तरीके से उससे इसका रिलेशन बनना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसने एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे देखा है कार इज ड्राइविंग, ये एक कार का एक फंक्शन है जो कि ड्राइव है, और व्हीकल के अंदर एक फंक्शन है स्टार्ट है। समझ में आ रहा है? अब
अच्छा इधर बताओ, अगर मैं कार के अंदर स्टार्ट का फंक्शन यूज कर सकता हूँ? बताओ। जी कर सकते। एग्जैक्टली अब देखो, ये देखो कार, माई कार इज इक्वल टू कार। ठीक है, हमने क्या किया, कार का फंक्शन बनाया। अब गौर से देखो, माई कार के अंदर मैंने स्टार्ट का फंक्शन भी यूज किया और ड्राइव का भी यूज किया है। अब स्टार्ट का फंक्शन क्यों यूज हुआ है? जैसे मैं अभी समझा रहा था कि हम लोग वेरिएबल एक्सेस करते हैं, फंक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार का फंक्शन जो है, इसके अंदर हमने कार के ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टार्ट का फंक्शन क्यों यूज हुआ है? उसकी सिंपल रीजन ये क्या है कि ये कार इनहेरिट हुई हुई है। अगर हम यहाँ से एक्सटेंड का वर्ड हटा दें और व्हीकल हटा दें, तो पता है जैसे ही हम ये लिखेंगे ना, माई कार इज इक्वल टू स्टार्ट, यहाँ पे ये एरर दे देगा वर्ड स्टार्ट, इसको नहीं पता, बोलेगा अनडिफाइंड वर्ड स्टार्ट, जो है उसको समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो कार सिर्फ तभी वो फंक्शन या चीजें इनहेरिट कर सकती है जब आपने एक्सटेंड किया हो। अच्छा, जावा के अंदर कीवर्ड एक्सटेंड यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इनहेरिटेंस के लिए डिफरेंट चीजें यूज होती हैं। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आई जी सर। एग्जाम्पल की, एक यस सर। फंक्शन स्टार्ट का, और कार के अंदर एक फंक्शन था ड्राइव का। लेकिन कार जो है वो एक्सटेंड कर रहा था व्हीकल को, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली व्हीकल, सारी गाड़ियां व्हीकल होती हैं। तो हमने अगर कार का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम स्टार्ट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट जो है, उससे पहले एक क्विज रखा है, वो है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ये क्या है, कोई बताएगा? कोई बता रहा है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग? ओवरलोडिंग ये होती है कि अगर कहीं पे हमने एक मेथड बना दिया है हम्म। और उसी सेम क्लास में हमने दूसरा उसी नाम का मेथड बनाना है, ये है कि डिफरेंट पैरामीटर्स ले सकते हैं या डिफरेंट डेटा टाइप ले सकते हैं या उसके पैरामीटर चेंज कर दें। वेरी ये गुड। ओवरलोडिंग है। और अच्छा, अवर ओवरराइडिंग इसके बाद अवर देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। गुड। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं, ओवरलोडिंग एक एक करके समझ लेते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्यों आता है, कोई बताएगा? पॉलीमॉर्फिज्म यही है कि एक मेथड के डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे अभी ओवरलोडिंग का मैंने बताया कि भाई दो मेथड सेम नेम के और वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट उनकी डेटा टाइप है, वो ठीक इसमें है, आता वेरी गुड, रियली गुड। अच्छा, मैं बता देता हूँ, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। सही, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब मेनी फॉर्म्स। अब अगर हम एक डेटा की डिफरेंट फॉर्म्स बना दें, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, विच इज ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। सबसे पहले हम ओवरलोडिंग को देख लेते हैं। जैसे कि बिल्कुल भाई ने बताया कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऊप के अंदर आप सेम नाम का फंक्शन बना सकते हैं। सही है, जैसे इंट ऐड लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ऐड लिखा हुआ है, नाम सेम है। सही है, तो ओवर, समझ में आ रहा है? ओवर, हमने सेम नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, देख रहे हैं? डेटा टाइप और रिटर्न टाइप डिफरेंट है। सही है, ये देख रहे हैं पैरामीटर, इसको पैरामीटर्स कहते हैं। सही है, ये देख रहे हैं, इसको पैरामीटर्स कहते हैं। सही है, और ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये रिटर्न टाइप है, ये पैरामीटर्स है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। फंक्शन के नाम सेम है। अब देखो, इमेजिन करो कितना मसला है। इमेजिन करें आपको मैं कैलकुलेटर बनाने दूं। आप कैलकुलेटर बनाने जाते हैं, आप ऐड का फंक्शन बनाते हैं, सबट्रैक्ट का बनाते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड सबका बनाते हैं। और आप इमेजिन करते हैं कि वो बंदा जो है वो इंटीजर डालेगा, 2+2 और 4-2, इस तरह करके डालेगा। और वो बंदा आता है, झट से डाल देता है 3.5 माइनस 0.5। तो बताओ क्या होगा? समझ में आ रहा है? एरर आ जाएगा, वो रिटर्न नहीं करेगा, हाँ, मैं ये डेसिमल समझाना चाह रहा वैल्यू हूँ। नहीं रिटर्न करेगा। हाँ। अच्छा, हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, हम उनके लिए डबल यूज करते हैं या फिर हम फ्लोट यूज करते हैं। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करेंगे? अब आप सोचें यार, ऐड इंटीजर, ऐड फ्लोट, ऐड डबल, इस तरह करते रहते कितना मुश्किल हो जाएगा।
इसके लिए हमारे पास एक्चुअली ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर क्या करते हैं, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स। अब आपने कैलकुलेटर बनाया था इंटीजर के लिए, तो आपको मसला ही नहीं होगा अगर आपको डेसिमल वैल्यूज के लिए बनाना है, फ्लोट के लिए। आप क्या करेंगे, इंट फ्लोट ऐड रहने देंगे, फ्लोट ए फ्लोट बी, बस खत्म। अब अगर वो, गौर से देखो, अब अगर मैथ का फंक्शन ऐड यूज करेगा 2 और 3 के साथ, तो क्या होगा, इंटीजर वाला कॉल हो जाएगा। और अगर वो ऐड करेगा फ्लोट के साथ 2.5 3.7, तो ऑटोमेटिकली फ्लोट या डबल वाला कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। यस सर। आप जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वो खुद ही सोचेगा कि भाई ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, इंट वाले को कर रहा है या फ्लोट वाले को करना है। तो बेस्ड ऑन योर पैरामीटर्स ही विल डिसाइड हिमसेल्फ के विच फंक्शन टू कॉल। सो दिस इज ओवर लोडिंग। सही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ पे यस किसी सर। प्रॉब्लम जी क्लियर है। अब ओवर राइडिंग को डिस्कस करते हैं। ओवर राइडिंग अब कोई बताए। सर सर ओवर राइडिंग ये होती है कि अगर एक क्लास का एक फंक्शन है, जैसे कि जो हमारी जो एक समझ लें जो मेन क्लास है उसका एक फंक्शन है कि जैसे कि ये एनिमल होता है, हम्म, ये एनिमल बोलता है, सही है, उसकी कोई आवाज निकलती है, सही है। तो उसका हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था कि ये एनिमल स्पीक, सही है। हम्म, तो अगर हमें वो फंक्शन हम पर वो मल्टीपल क्लासेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास दो और एनिमल है, स्पेसिफिक एनिमल है, एक डॉग है और एक कैट है, तो मैं डॉग के लिए भी वो फंक्शन लगा सकता हूँ कि डॉग स्पीक्स, और इसके अंदर मैं उसका वो लिख दूंगा कि डॉग बार्किंग करता है। इसी तरह मैं कैट स्पीक्स का बना सकता हूँ और उसमें मैं लिख दूंगा कि कैट मियाओ करती है। तो इस तरह से वो ओवर राइडिंग होती है। ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें ये वाली एग्जाम्पल बहुत जगह जगह बताई जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, गौर से सुनना। इस वाले केस के अंदर अभी हमने देखा था, एक ही क्लास के अंदर हमने सेम नेम से फंक्शन बनाए थे, ऐसे ही था, ऐसे ही था ना। इस वाली क्लास के अंदर गौर से देखना, ये वाली एग्जाम्पल देखो। एनिमल के अंदर मेक साउंड है, ठीक है, गौर से देख रहे हो। यस सर। और सेम नाम का फंक्शन, सेम नाम देख रहे हो, सेम नाम सेम पैरामीटर। पहले क्या था, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे ये जो ओवर राइडिंग है सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास इनहेरिटेंस हो, ठीक है। सेम नाम का फंक्शन एक पेरेंट में हो और एक एग्जैक्टली सेम फंक्शन चाइल्ड में भी हो। समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है। सेम नाम का, इससे पहले वाली केस में क्या था भाई, सेम नाम का फंक्शन था लेकिन पैरामीटर डिफरेंट थे। यस सर। इसमें क्या है, सेम नाम का फंक्शन है लेकिन पैरामीटर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। सही है, फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, फिर तो फायदा ही नहीं होगा अगर फंक्शनैलिटी सेम हो। इमेजिन करो पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप सेम हो, पेरेंट के अंदर भी और चाइल्ड के अंदर भी। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके बेसिस पे ये फंक्शन कॉल करे, डिसाइड करे कि भाई किसको कॉल करना है। दिस इज ओवर राइडिंग। अब देखो, गौर से देखो, मेक साउंड डॉग के अंदर भी है और एनिमल के अंदर भी है, ठीक है। आपने यस। देखो ऑब्जेक्ट किससे बनाया, एनिमल से बनाया, गौर से देख रहे हो। यस सर। एनिमल माई पेट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका किया है, डॉग का। डॉग का। तो क्या होगा, डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो भाई साउंड किसका आएगा, डॉग का। डॉग का। समझ में आया। यस सर। सर एक सवाल है। हम्म, तो तो जिस जगह जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डॉग का बनाया हुआ है, अगर हम इसकी जगह एनिमल का बना देंगे तो फिर एनिमल मिक्स का कॉल हो साउंड आएगा जाएगा, ना। एनिमल का सही कॉल सही हो जाएगा, सही। ठीक है। अगर सिंपली अगर एनिमल का बनाएंगे ना, तो ये तो नॉर्मल ये ओवर राइडिंग का केस नहीं होगा, ये तो सही नॉर्मल सर। केस हो जाएगा। सही हाँ है, नॉर्मली फिर वो नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगा। वो नॉर्मल केस हो जाएगा, ठीक है। ओवर राइडिंग के केस के लिए भाई देखो जरूरी क्या है, कि पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सेम सेम फंक्शन हो, सेम। समझ में आ रहा है, सेम फंक्शन हो और आप उसको यूज कर रहे हो पेरेंट के साथ। गौर से देखो, पेरेंट के साथ, और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, डॉग का। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। यस सर।
अब लास्ट इसका जो एक आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। ये कोई बता रहा है क्या है? कोई बता रहा है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन में लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को लेके, पता नहीं क्यों, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन इज रियली हिडन डिटेल्स हाइड होती हैं। क्या होती है? हिडन डिटेल्स हाइड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाई। हम लोगों को इंजन कैसे वर्क करता है वो नहीं पता, बहुत आला, मगर हम लोग बहुत स्विच हाँ, वगैरह ऑन करके बस चला रहे होते हैं। बहुत आला, बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी दी है। देखो, गौर से देखो, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आप अननेसेसरी चीजें जो होती है ना उसको, या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप डिस्प्ले नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप हाइड कर लेते हैं। सही है? या ऐसे समझो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताना जरूरी नहीं समझता, आप कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्लास यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है तो उसके सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम लिखते हैं तो उसके सारे फंक्शन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, ये याद रखना। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है, याद रखना, क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। बताइए, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। देखो, दुनिया में जितनी भी क्लासेस होती है ना उनका ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसे सर्किल यहाँ पे है, कोई सी भी क्लास बनाओगी ना उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर किसी क्लास के आगे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया ना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कभी नहीं हो सकता। आप जैसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या कहेगा? एरर दे देगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है ना, क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, या फिर आप कह लें वैल्यूज होती हैं, जो भी होती हैं वो फंक्शंस या वैल्यूज आपके पास, आप सिर्फ उस क्लास में स्टोर कराते हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके चाइल्ड क्लास बताता है। गौर से देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है ड्रॉ, लेकिन इसने बताया हुआ नहीं है ड्रॉ क्या कर रहा है। यार प्लीज, सिर्फ 5 मिनट चाहिए, और 5 मिनट कंसंट्रेशन वाले चाहिए। पहली चीज मैंने बताई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसको इनहेरिट कराना पड़ता है लाजमी। अब ये शेप क्लास बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता मैं जिंदगी में। ठीक है, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा एरर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर शेप क्लास एक ऐसी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो क्या होगा भाई, लाजमी उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, सर्किल जो है वो शेप को एक्सटेंड कर रहा है, और नीचे देखो सर्किल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस, यस सर। अब यस। बस इतना समझो कि ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कि ये जो ड्रॉ का फंक्शन है ना, इसकी इसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई, बल्कि इस क्लास की, इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन इसका चाइल्ड बता रहा है। समझ में आ रहा है? बस ये सीन था इसका। एब्स्ट्रैक्शन सिंपली समझो एक ऐसी चीज है जो कि सिंपली आपको अलाउ करती है कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना बताएं, बल्कि आप आगे जाके कभी भी बता दें, कोई और बता दे जाके। एक ऐसी नॉलेज जो मैं बता दूं कि भाई, मैं ये बता दूं कि गाड़ी है, उसकी चाबी है, लेकिन मैं ये ना बताऊं कि गाड़ी की चाबी किसके पास है, ये गाड़ी की चाबी कहाँ है। सही है? तो आप ये समझें कि एक बच्चा है, जो भी बच्चा हो, अब्बा का, उसको पता हो कि चाबी कहाँ है, तो उसने बता दिया भाई चाबी यहाँ है, लेकिन अब्बा ने सिर्फ इतना बताया कि गाड़ी है, चाबी से चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई। समझ में आ रहा है? सिर्फ यस ये सर। बता दिया कि है, बस बता दिया है। उस वो है क्या, ये बच्चा बताएगा। मतलब ये सर्किल बता रहा है कि ड्रॉ करो, ड्राइंग अ सर्कल। अब देखो, अगर शेप के अलावा भी, अगर इसके अलावा हम रेक्टेंगल रखते, और इसी तरह हम बाकी चीजें रखते, तो वो सारी चीजें किससे एक्सट्रैक्ट होती? किससे? सिर्फ ड्रॉ लिखा होता, बाकी हर बच्चा डिफरेंट तरीके से बताता। समझ में आ रहा है? भाई देखो, यहाँ पे सर्किल से बनाया है ना, इसका ड्रॉ को हमने डिफाइन किया सर्किल से। अब इमेजिन करो सर्किल के अलावा रेक्टेंगल होता, और वो एक्सटेंड करता, और वो भी ड्रॉ लिख देता, तो फिर हो जाता। यस सर, क्योंकि वो भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है। और जब भी हम एक नया फंक्शन नहीं बता रहे होते, बल्कि पेरेंट के फंक्शन को
उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं ओवरराइड, @override। अगर ये ओवरराइड हटा दूं तो ये सर्किल का एक फंक्शन समझेगा जिसका नाम है ड्रॉ। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि ये शेप वाला ही फंक्शन को डिफाइन कर रहा है? इसके लिए मैं @override यूज करूंगा। क्लियर हो रहा है? एब्स्ट्रैक्शन इज सिंपली नॉट डिफाइनिंग व्हाट यू वांट, जस्ट telling कि there is something, this is how it is being done. You don't tell it how it's being done, you just say it's the way of doing it। बस सिंपली आप बता देते हैं कि है क्या। सही है? एंड या, देयर चिल्ड्रन एक्चुअली से कि भाई होगा कैसे, या जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड ने बताई है, इसने नहीं बताई, बस इसने बताया ड्रॉ कुछ है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल दी थी इन्होंने, अकील ने, कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी के इंजन नहीं पता आपको कैसे वर्क करता है, जरूरी भी नहीं है, सिर्फ बता दिया इंजन है। सही है? तो आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाते, बल्कि उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन रख देते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड आके खुद बताता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जैसे कि मैंने बताई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे यूज हुई है। एब्स्ट्रैक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो यूज करते हैं इसका कभी भी खुद से चाइल्ड नहीं बनता। और जब भी आप एक फंक्शन को ओवरराइड करते हैं तो आपको @override यूज करना पड़ता है। चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? क्लियर है? समझ में आए? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड? सर एक सवाल है मेरा। मैं ये जो आपने अभी एक्सेप्शन बताया, इससे पहले ओवरराइडिंग बताया था, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में आपने ये बताया था कि फंक्शन दोनों सेम फंक्शन है, अलग अलग क्लास के, पर हाँ उसमें फर्क ये था कि उसके अंदर आपने इनहेरिट कर दिया था बिल्कुल। वही फंक्शन, बिल्कुल। तो वो उससे वो एक्सेस हो गया था कि हाँ ये इससे भी हो सकता है। पर हाँ एब्स्ट्रैक्शन में आपने बोला कि हमने उस क्लास को हमने एक्सट्रैक्शन कर दिया और उस मेथड के अंदर हमने कोई डिफाइन नहीं किया, पर उसके बिल्कुल, चाइल्ड ने उसको डिफाइन कर दिया। तो ओवरराइड ये के साथ। थोड़ा सिमिलर, हाँ, ओवरराइड के साथ। हाँ, ओवरराइड भी इस वजह से किया है कि वो एक्सेशन क्लास थी जब ये ओवरराइड किया है। तुम पूछ रहे हो सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं है, सिमिलर है, ये कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ थोड़ी सिमिलैरिटी है इसमें, सिमिलैरिटी मतलब बिल्कुल है, देखो बिल्कुल है, सही कह रहे हो। लेकिन याद रखो जो डिससिमिलैरिटी है, मतलब जो चीज इनको मुनफरिद बना रही है वो ये, एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करें। जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, शेप का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि चाइल्ड का ही बनाएंगे। दूसरा, जब भी आप एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते। वेयर एज अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है मेक साउंड में, देख रहे हो? मेक साउंड में इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है, वेयर एज एब्स्ट्रैक्शन में इम्प्लीमेंटेशन बताना जरूरी नहीं है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तीसरा ठीक है। डिफरेंस ये है कि जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं पेरेंट का तो आपको @override यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जी। तो ये 3 डिफरेंस है इसके। खैर एक बार रिपीट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। एक है इनकैप्सुलेशन, उसके अंदर हम डेटा हाइड करते हैं, इनको डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं। डेटा के जितने भी क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं इंपॉर्टेंट, हम उसको प्राइवेट रखते हैं और फंक्शंस के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। दिस इज इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस इज वेरी सिंपल, यू हैव सम वेरिएबल्स फंक्शंस दैट आर बीइंग इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड, और चाइल्ड वो फंक्शन और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जो कि प्राइवेट नहीं है। ठीक है? जो कि हमने देखा भी है। ठीक है? थर्ड वन इज polymorphism। Poly means many, forms for morphism means forms. So different forms of data where we have two major concepts, which is overloading and overriding. Overloading means you have a same name function with different parameters, right? But in overriding you have the same function, exact same function, but the same function resides in parent and child, and you can use the same function with the help of parent। ठीक है? Overriding। And the last concept is abstraction, whereas you need to abstract the data। Abstraction के लिए you need to have abstract class, and you don't need to compulsory define the function, and that implementation will be defined by the child with the tag override tag। ठीक है? क्लियर है? यस सर। क्वेश्चंस? एक सवाल और है मेरा। ये जरूर जो यार। इंकैप्सुलेशन, हेलो, हाँ जरूर हमसे पूछो पूछो। मेरा एक सवाल ये था कि जब इंकैप्सुलेशन हम यूज करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ उसकी जो वेरिएबल्स होंगे
उसी को प्राइवेट प्रोटेक्टेड या पब्लिक कर सकते। पब्लिक तो क्लास के लिए भी कर सकते हैं, पर क्लास को तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको भी कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर। इनकैप्सुलेशन में हम सिर्फ डेटा को पब्लिक प्राइवेट करते हैं, क्लास को प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेक सेंस बहुत कम करता है। जैसे कि तुम ये पूछ रहे हो कि हमने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में हमने क्लास प्राइवेट रखी हुई है, तो हम इसको प्राइवेट प्राइवेट कर दें, ये कह रहे हो? जी, प्राइवेट या पब्लिक प्रोटेक्टेड पब्लिक, जी। हाँ इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको प्राइवेट करने की इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें इंटरफेस का भी एक यूज होता है, वो कहाँ पर उसमें इम्प्लीमेंट होता है, और एक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा एडवांस है, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट नहीं रखा। वो सवाल ये था कि इंटरफेस क्या है। अब देखो गौर से समझो, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट समझना है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये डॉग है, ये एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊप, ये जो जी। जावा का एक कॉन्सेप्ट है, जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक क्लास के एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास नहीं हो सकते, सही है? जैसे इमेजिन करो कि डॉग एक्सटेंड एनिमल हो रहा है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड के साथ कॉमा लगा के बर्ड्स भी लिख दूं, इमेजिन करो, या एक ऐसी चीज़ जो कि एनिमल नहीं है, एलियन लिख दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? जावा जी। कहता है कि एक वक्त में एक ही क्लास के साथ इनहेरिटेंस होगी, एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं आप, विच इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब गौर से सुनो, इसकी रीजन क्या है? इसकी बहुत ही सिंपल रीजन है, इसी एग्जांपल में समझ में आ जाएगी। देखो, अगर ये एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करता है, एनिमल और एलियन को, और दोनों के अंदर सेम फंक्शन होता है, वॉइड मेक साउंड, समझ में आ रहा है? वॉइड मेक साउंड, तो इसको कभी भी ये समझ नहीं आता, जब भी पेरेंट के साथ कॉल करता ऑब्जेक्ट यही रहता, क्योंकि ये उसका है, इसको ये समझ नहीं आता कि भाई एनिमल का साउंड निकालना है या एलियन का, क्योंकि अब दोनों में सेम फंक्शन है। समझ में आ रहा है? जी। समझ में आ रहा है? अब गौर से जी जी। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा में, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लमेटिक बात थी कि बहुत बार आपकी कंपोनेंट रियल लाइफ में तो बहुत रियल लाइफ से मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, कि आपके मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, लेकिन जावा मतलब कोडिंग करते हुए ऐसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट आपको यूज करना है जो कि मल्टीपल चीज़ों से बन के आया हो, ठीक है? तो आप उनको कैसे यूज करेंगे भाई? आपको एक कंपोनेंट यूज करना है पिकर का, लेट्स सपोज डेट पिकर का यूज करना है, और आपको एक और कंपोनेंट भी यूज करना है, उसके भी फंक्शन यूज करने हैं, इसके भी यूज करने हैं, तो आप मसले में आ जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया, उसका नाम था इंटरफेस। समझ में आया? टू हेल्प मल्टीपल टू हेल्प मल्टीपल इनहेरिटेंस, सही है? जावा कम्स अप विद अ कॉन्सेप्ट इन इंटरफेस। इंटरफेस में आप एक से ज्यादा फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, एक से ज्यादा चीजों को इंटरफेस बना के आप डिफरेंट फंक्शंस रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी कॉन्सेप्ट 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 वाइज समझ लो। ये वैसे ये सवाल में इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर कि भाई जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, हम अचीव कर सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, वी कैन अचीव इट थ्रू इंटरफेस। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, उसकी कोड वगैरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझना ज़रूरी है। क्लियर? यस यस। सर। एनीवन एल्स? सर मेथड, हाँ यस कैन कंटिन्यू। नितिन, हाँ बोलो। जी, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग सेम क्लास में कौन सी होती है, और ओवरराइडिंग मल्टीपल क्लास में होती है, वो भी चीज़ होती है ना सर, वो भी इनको क्लियर कर दीजिएगा कि ओवरलोडिंग सेम क्लास में होती है, और आई थिंक या मैं ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी। तो ओके, तो मैं शायद हाँ, डिस्कनेक्टेड था मेरी लाइट की वजह से सर, तो मैं मिस कोई कर बात नहीं, दिया। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ये वाला। ओके, ग्रेट, थैंक यू सर।
सर ये अगर ये हमें लेक्चर खुद स्टडी करना, मतलब जैसे आवाज कि आपकी क्लास एंड हो, सर ये बारी बात। आई एम ट्राइंग, बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि लेक्चर एंड हो गया और मुझे ये लेक्चर चाहिए, तो ये कहाँ से मिल सकता है, मतलब मुझे अगर ये खुद पढ़ना है। यार क्लास खत्म होने के बाद यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एंड यू विल गेट द स्लाइड, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? चलो यार, आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट सेशन। मुझे सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स दैट पेस, और स्पेस को रखना भाई, और इसी तरीके से काम करना। नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह फिर हम सीरीनम पे मूव हो जाएंगे। बट द पीपल हु हैव नॉट वर्कड ऑन द कोडिंग साइड एंड दे डोंट हैव द एक्सपोजर, डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट ट्राइंग, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। सही है, ये बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे कि मैंने बताया था, हैकर रैंक वगैरह, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लीड कोड वगैरह इस तरह की चीज़ें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी एक्सपोजर और काम करने का आपको चांस मिल जाएगा, और आपको आइडिया हो जाएगा जब हम कोड कर रहे होंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम प्योरली सीरियम पे जा रहे हैं, जो हमारा लेक्चर 1 होगा, स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। मैं इसके लिए एक दो बुक्स वगैरह लिख दूंगा, लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह प्रिपेयर्ड रहें, और ये कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज कर लें, दैट वुड बी गुड, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई एक्चुअली स्ट्रक्चराइजिंग वगैरह किस तरह करते हैं और बाकी चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इसी में है जावा में, या इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट? नहीं यार, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट इसी में ही है। मैं बता भी देता हूँ। वैसे मैं एक बुक का लिंक दे दूंगा, कंप्लीट रेफरेंस वैसे जावा के लिए है। वैसे डिफरेंट चीज़ें भी नेट पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने एक स्लाइड में सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर किए हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि जब भी हम कोई भी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक क्लास है, तो एनिमल जो है ना, ये एक क्लास है। अब अगर इमेजिन करो एक ऐसी क्लास हो जिसकी जिसके वेरिएबल्स हों, जैसे हम कहीं देखते हैं, हाँ जैसे इस केस में वेरिएबल्स वाली क्लास हो, कैसे, um, हाँ इमेजिन करो कि हमारे पास बल्कि इसमें भी वेरिएबल्स नहीं है। अच्छा, इमेजिन करो ये मैथ ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ए और बी और सी, इस तरह करके वेरिएबल्स हैं। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? अगर आप कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बना रहे, अच्छा कंस्ट्रक्टर बनता किस तरह है? सेम नाम से, एक ऐसे फंक्शंस जो कि सेम नाम से बने। आप कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई और ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, मैथ ऑपरेशंस के नाम से अगर हम एक फंक्शन बनाएं जिसका काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? वैल्यू इनिशियलाइज करना। ठीक है, अगर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके अंदर आप चाहते हैं कि ए बी सी की वैल्यू आप इनिशियलाइज कर लें, तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट जावा का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जो कि वैल्यू सेट कर देता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर से आपको ये फायदा होता है कि अगर आपको कोई डिफिकल्ट डिफरेंट वैल्यू सेट करनी है तो आप उसके थ्रू सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यू सेट कर रहा है, तो भाई हमारे पास डी कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम लोग डी मेमोरी एलोकेशन वगैरह ख़त्म करनी हो वो करते हैं। लेकिन क्योंकि जावा के अंदर ये सब चीज़ें बिल्ट इन है, गार्बेज कलेक्शन वगैरह, और डी कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन डी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसकी मेमोरी एलोकेशन ख़त्म करना, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करना, वो आप डी कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर विद द सेम नेम डी कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी वेरिएबल इनिशियलाइज करना। क्लियर है? जी थैंक यू। एनीवन एल्स? चलो यार, आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग बाय टुनाइट, और यू गाइस कैन एक्चुअली हैव अ फुल वीक टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अलॉन्ग विद दिस मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा हैकर रैंक वगैरह के, और एक जो आपको आईडी यूज़ करनी है उसके लिए वो है इंटेलिजेंट, सो गो डाउनलोड दैट और इंस्टॉल कर लीजिएगा वो सिस्टम के लिए, जो भी आपके सिस्टम है अकॉर्डिंगली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। इंशाल्लाह मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीक, और फॉर एनी क्वेश्चंस क्यूरीज फील फ्री टू एक्चुअली ask in the group whatever questions you have, so someone from the team will definitely answer you। और एक और चीज़ ये कि भाई आप लोग आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और जो भी मसले आ रहे हैं डिस्कस करना, क्योंकि आगे के कुछ लेक्चर्स के बाद जैसी एक दो लेक्चर्स हो जाएंगे तो आपके असाइनमेंट्स वगैरह और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे वो आपको साथ मिलके ही करने होंगे।
ताकि आपकी कोलैबोरेशन वगैरह अच्छी रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।